हाँ जी। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द टर्बो रिवीजन ऑफ गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स। ठीक है। गार को जो है मैं आपको बहुत ईजीएस्ट तरीके से समझा दूंगा, आप लॉन्ग टर्म तक रिटेन कर पाओगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेंगे अपन। उससे पहले अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, कलर्ड हार्ड कॉपी चाहिए, तो अगेन आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक से परचेज कर सकते हो। तो आज अपना टॉपिक है गार जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, पेज नंबर 330। लेट अस जंप ऑन 330। सबसे पहले आपको जो है तीन टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। एक होता है क्या, टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स इवेजन। सबसे पहले समझते हैं टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या है। टैक्स प्लानिंग का मतलब ये है कि सरकार ने आपको कुछ फिस्कल इंसेंटिव्स दे रखे हैं, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो अपना दिमाग लगा के, तो उसको अपन कहते हैं टैक्स प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल सरकार ये कहती है कि अगर आपने जो है बेसिकली 80C के अंदर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसमें से हम आपको जो है डिडक्शन दे देंगे। इसी तरह से अगर आप 10AA की कंडीशंस को फुलफिल करते हो, तो बेसिकली हम आपका जो प्रॉफिट है वो क्या कर देंगे, एग्जाम कर देंगे। अगर आप चैप्टर 6 से अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस, अंडर द हेडिंग सी डिडक्शंस वाली जो है इनकम बेस्ड क्या ले रहे हो, डिडक्शंस ले लो, कुछ कंडीशंस को कंप्लाई कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी पूरी इनकम एग्जाम क्लेम कर सकते हो। तो टैक्स प्लानिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि टैक्स प्लानिंग इज अ सिचुएशन जहां पर एक टैक्स पेयर क्या करता है, एडवांटेज लेता है ऑफ अ फिस्कल इंसेंटिव ऑफर टू हिम बाय द टैक्स लेजिस्लेशन बाय एक्चुअली कंप्लाइंग टू द कंडीशंस अटैच्ड टू दैट फिस्कल इंसेंटिव। ये थी कहानी, समझ आई? अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास ऑप्शन है कि भाई आप जो है क्या कर सकते हो, अपना बिजनेस एज अ इंडिविजुअल कर सकते हो, फर्म कर सकते हो, कंपनी कर सकते हो, ठीक है, एचयूएफ में कर सकते हो। तो आपको पता है कि भाई सब एसएससी की जो है टैक्स रेट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इनमें से अगर फॉर एग्जांपल आप फर्म की जगह कंपनी चूज कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हो, बेसिकली आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हो। तो टैक्स प्लानिंग का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आप जो है फिस्कल इंसेंटिव जो गवर्नमेंट ने अपने को ऑफर कर रखा है उसका बेनिफिट लेके अपनी जो इनकम है उसको क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप टैक्स प्लानिंग कौन किसके बेसिस पे करते हो, जो सरकार ने आपको फिस्कल इंसेंटिव्स दिए हैं। अब आता है एक टर्म टैक्स अवॉइडेंस और एक होता है टैक्स इवेजन। अच्छा, टैक्स इवेजन का सिंपल सा मतलब ये है कि बेसिकली आप जो है फ्रॉड करके अपना टैक्स क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो देखो क्या दे रखा है, टैक्स इवेजन इज जनरली रिजल्ट ऑफ इलीगैलिटी, सप्रेशन, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड। मतलब बेसिकली आप जो है गलत तरीके से आप अपना जो है टैक्स कम करने की कोशिश कर रहे हो। अब बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स अवॉइडेंस का क्या मतलब होता है कि टैक्स अवॉइडेंस में आप क्या करते हो, अपना टैक्स बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन जो आप काम कर रहे हो वो इलीगल नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो टैक्स अवॉइडेंस के अंदर अपना जो है टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो, अपना टैक्स कम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो आपके एक्ट्स हैं वो बेसिकली इलीगल नहीं है। अच्छा, ऐसे कब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल अभी अपन आगे जाके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहां पर क्या होता है कि एक कंट्री ने एक कंट्री ने क्या कर रखा है, डीटीडब्ल्यू एंटर कर रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल इंडिया और अपन अज्यूम कर सकते हैं कि भाई एक केन्या है। तो इन दोनों कंट्री के बीच में क्या हो रखा है, बेसिकली इन दोनों कंट्री के बीच में एक अग्रीमेंट हो रखा है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इस अग्रीमेंट का जो है मिसयूज कर रहा हूँ। इस अग्रीमेंट का मिसयूज कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, चलो आपको एग्जांपल से बता देते हैं ताकि आपको टैक्स अवॉइडेंस क्लियर हो जाए। देखो ये रहा, एक कंट्री है इंडिया, एक कंट्री है केन्या, दोनों के बीच में क्या हो रखा है, बेसिकली डीटीडब्ल्यू हो रखा है। डीटीडब्ल्यू का मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जो अपन ने कर रखा है। ठीक है, तो इंडिया में एक कंपनी है टाटा स्टील लिमिटेड, ठीक है, और केन्या में एक कंपनी है फ्यूजी इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, फ्यूजी इनकॉर्पोरेशन ने क्या करा, दो 100% सब्सिडीज बनाई, जामा इनकॉर्पोरेशन एंड कामा इनकॉर्पोरेशन। इतनी कहानी सुनाई। अच्छा, ये जो जामा इनकॉर्पोरेशन है और कामा इनकॉर्पोरेशन है क्या करते हैं, बेसिकली दोनों 99% जो है स्टेक होल्ड करते हैं, किसके अंदर, 99% स्टेक होल्ड करते हैं टाटा स्टील के अंदर। ये ओवरव्यू समझ में आया? अब देखो दोनों के बीच में क्या हो रखा है, डीटीडब्ल्यू हो रखा है। दोनों के बीच में क्या हो रखा है, डीटीडब्ल्यू हो रहा है, इंडिया और केन्या के बीच में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट हो रखा है, जिसके तहत एनी कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स ऑफ टाटा स्टील लिमिटेड एंड इन कंपनी वुड बी टैक्सेबल ओनली इन केन्या। तो अगर टाटा स्टील के शेयर्स बेचे जाते हैं, तो उस पर जो कैपिटल गेन्स होगा वो कहाँ पे टैक्सेबल होगा, सिर्फ और सिर्फ केन्या में टैक्सेबल होगा। अगर जो ट्रांसफर है उसके पास क्या है, अप टू 10% ऑफ द शेयर्स है, तो वुड बी टैक्सेबल ओनली इन केन्या। अगर ट्रांसफर इज अ रेसिडेंट ऑफ केन्या, ट्रांसफर क्या है, केन्या का रेसिडेंट है, एंड होल्ड करता है अप टू 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ टाटा स्टील कंपनी। इतनी कहानी समझ में आई? अगर ट्रांसफर अगर बेसिकली ट्रांसफर 10% से ज्यादा का स्टॉक होल्ड करता है, 10% से ज्यादा के शेयर होल्ड करता है, तो कैपिटल गेन्स कहाँ पे टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन्स बेसिकली टैक्सेबल होगा इंडिया में। ये क्या बताता है हमें, डीटेल बताता है। अच्छा, ये फ्यूजी इनकॉर्पोरेशन है, इसको बताता है कि भाई अगर ये क्या करेगा, 10% स्टेक डायरेक्टली किसी कंपनी में होल्ड कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर ये शेयर्स को बेचेगा तो इंडिया में उसको टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो उसने एक प्लानिंग करी, इसने दो 100% सब्सिडीज बनाई केन्या में। ठीक है, अब ये दो 100% सब्सिडी क्या करिए, 9% और 9% इधर इन्वेस्ट कर रही है। अब अगर फ्यूचर में ये जामा इनकॉर्पोरेशन 9% स्टेक बेचती है, तो इंडिया में टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ये जो गामा है, ये गामा क्या करती है, 9% स्टेक बेचती है टाटा स्टील का, तो अगेन इंडिया में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, डायरेक्टली अगर फ्यूजी इनकॉर्पोरेशन 18% स्टेक होल्ड करती किसमें, टाटा स्टील में, फिर शेयर्स को बेचती तो कहाँ पे टैक्सेबल होता है, इंडिया में जो है कैपिटल गेन्स टैक्सेबल होता।
तो हमने बेसिकली क्या करा, डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस का मिसयूज करा। अब मुझे एक चीज बताओ, फ्यूजिन कॉर्पोरेशन ने दो 100% सब्सिडी बनाई, क्या इसने कोई इलीगल काम करा? कोई इलीगल काम नहीं करा, कर सकती है ये। तो बेसिकली इसको अपन कहेंगे टैक्स अवॉइडेंस। क्या कर रहे हैं अपन? टैक्स अवॉइड कर रहे हैं। टैक्स अवॉइडेंस में बेसिकली होता क्या है, अपन ने देख लिया कि भाई टैक्स अवॉइडेंस में आप जो है अपने टैक्स बचाने की कोशिश करते हो, लेकिन आप जो काम कर रहे हो वो एक्चुअल में इलीगल नहीं है, ठीक है। तो अपन ने जो 100% जो सब्सिडीज बनाई, ये इलीगल थोड़ी है, ये इलीगल नहीं है। तो अब देखो बेसिकली हुआ क्या, सरकार ने इस चीज को पकड़ लिया और सरकार ने कहा कि भाई आप क्या कर रहे हो, टैक्स अवॉइड कर रहे हो। कैसे टैक्स अवॉइड कर रहे हो? आप जो है डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस का मिसयूज कर रहे हो। आप जो है डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस का मिसयूज कर रहे हो, इसलिए इसलिए हम जो ये दो कंपनीज है ना, इसको डिसरिगार्ड करते हैं और हम ये मानेंगे कि भाई फ्यूजी इनकॉर्पोरेशन ने क्या कर रखा है, डायरेक्टली 18% शेयर्स ले रखे हैं टाटा स्टील के, और जो कैपिटल गेन्स हो रहा है वो इंडिया के अंदर ही टैक्सेबल होगा। कहानी समझ में आ रही है? अब देखो नीचे पढ़ो। अ कंपनी फ्यूजी इनकॉर्पोरेशन ने दो होलियो सब्सिडी बनाई, जामा कामा, लोकेटेड इन केन्या। अच्छा, दोनों सब्सिडी ने क्या करा, 99% स्टेक होल्डर टाटा स्टील में, जिसका टोटल मिला के कितना हो गया, 18% हो गया। अब सवाल आता है कि जब सब्सिडी जो है ये 9% के शेयर्स बेचेगी, तो क्या अपन गार को इन्वोक कर सकते हैं? क्या अपन गार को इन्वोक कर सकते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल आप इन्वोक करो। अब देखो क्या दे रखा है कि अबव अरेंजमेंट ऑफ स्प्लिटिंग द इन्वेस्टमेंट, अपन ने क्या करा, फ्यूजी इनकॉर्पोरेशन ने अपने इन्वेस्टमेंट को स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिटिंग द इन्वेस्टमेंट टू सब्सिडीज विद द इंटेंशन टू अवॉइड टैक्स बेनिफिट। अच्छा, तो हम कहेंगे कि भाई ये जो आपने अग्रीमेंट करा है, ये जो आपने अग्रीमेंट करा है, ये क्या करा है, टैक्स अवॉइड करने के लिए करा है, इसलिए हम क्या करेंगे, बेसिकली कार को इन्वोक कर लेंगे। हम जो है कार को इन्वोक कर देंगे। इतनी कहानी आपको लॉजिकली समझ आ गई ना? तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि भाई टैक्स अवॉइडेंस का मतलब क्या होता है, कि भाई आप कोई एक्शंस कर रहे हो टेकन बाय द एसएससी, नन ऑफ विच या फिर नो कॉम्बिनेशन ऑफ विच इज इलीगल और प्रोहिबिटेड बाय लॉ इटसेल्फ। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इलीगल नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है अपना टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो। तो जो टैक्स अवॉइड इवेजन होता है, टैक्स इवेजन होता है, टैक्स प्लानिंग होती है और टैक्स अवॉइडेंस होता है, ये अपने डेफिनेशन समझ ली। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, टैक्स इवेजन के लिए बेसिकली सरकार ने क्या कर रखा है, टैक्स इवेजन के लिए सरकार ने बेसिकली प्रोविजंस बना रखे हैं। कैसे प्रोविजंस बना रखे हैं? फॉर एग्जांपल आपको पता होगा 40A2 होता है, अपन ने पीजीबी में क्या पढ़ा था, 40A2 करके सेक्शन है, जिसमें अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन को एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो तो वो क्या हो जाता है, डिसला हो जाता है। तो बेसिकली आप फ्रॉड करके क्या कर रहे हो, टैक्स को इवेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो अपन ने क्या करा, बेसिकली सेक्शन बना दिया। इसी तरह से 40A3 होता है, अगर आप कैश में पेमेंट करते हो, क्या करते हो, कैश में पेमेंट करते हो, तो उस केस में भी हमने जो है ये कह रखा है कि आपका जो खर्चा हो जाएगा डिसला हो जाएगा। तो जो टैक्स इवेजन होता है उसको तो सरकार ने वेरियस प्रोविजंस बना के डील कर रखा है, लेकिन ये जो टैक्स अवॉइडेंस होता है ना, इस टैक्स अवॉइडेंस के लिए सरकार ने क्या करा, गार निकाल दिया कि भाई अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो इलीगल नहीं है, लेकिन आपका पर्पस क्या था, आपका पर्पस था टैक्स बेनिफिट, आप टैक्स बेनिफिट लेना, आपका पर्पस था टैक्स बेनिफिट लेना किसी भी चीज को मिसयूज करके, प्रोविजंस को मिसयूज करके, तो उस केस में हम क्या करेंगे, गार को इन्वोक करेंगे। तो मुझे चीज बताओ कि क्या टैक्स इवेजन में गार इन्वोक होगा? सरकार कहती है नहीं, लॉ कहता है अपना नहीं। क्यों इन्वोक नहीं होगा? क्योंकि टैक्स इवेजन के लिए हमने स्पेसिफिक सेक्शंस बना रखे हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, सार कहते हैं, स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स। स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल्स का मतलब है कि भाई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस के लिए मैंने स्पेसिफिक रूल्स बना रखे हैं। तो गार कहाँ इन्वोक होगा? जब मैं क्या कर रहा हूँ, टैक्स को अवॉइड कर रहा हूँ। अब आ जाओ इधर देखो, तो गार के जो प्रोविजंस है वो टैक्स प्लानिंग और टैक्स इवेजन पे नहीं लगते, डू नॉट डील विद द केसेस ऑफ टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। अच्छा, गार के प्रोविजंस नहीं लगते जहां पर देर आर स्पेसिफिक प्रोविजंस अंडर दैट फॉर एंटी अवॉइडेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि भाई टैक्स जहां पर आप इवेट कर रहे हो, जहां पर आप इवेट कर रहे हो, तो अपन ने क्या बना रखे हैं, स्पेसिफिक प्रोविजंस बना रखे हैं। फॉर एग्जांपल 40A2B, 94B का अपन ने सेक्शन पढ़ा था, 94B का अपन ने ट्रांसफर प्राइसिंग में सेक्शन पढ़ा था कि जो आप इंटरेस्ट पे करते हो, वो आपको जो है बेसिकली 30% ऑफ एबिटा तक ही अलाउ किया जाएगा। तो लोगों ने कहा कि भाई गार के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे जहां पर स्पेसिफिक प्रोविजंस दे रखे हैं। भाई सीधी सी बात है, जहां पर स्पेसिफिक प्रोविजंस दे रखे हैं तो अपन उस चीज को उधर से ठीक कर लेंगे, गार को इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गार कहाँ पे इन्वोक करेंगे? बेसिकली गार जो है इन्वोक होगा टैक्स अवॉइडेंस में। इतनी कहानी समझ में आई? अब एक और चीज देखना, गार के प्रोविजंस आर एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 18-19 ऑनवर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि भाई असेसमेंट ईयर 18-19 का मतलब है प्रीवियस ईयर क्या हो गया, प्रीवियस ईयर 17-18 हो गया ना, प्रीवियस ईयर 17-18 हुआ, विच मीन्स क्या हो गया, 1/4/2017 से लेके 31/3/18, 1/4/17 से लेके 31/3/18। तो बेसिकली सरकार ये कहती है कि भाई 1/4/2017 के बाद गार लगेगा, 1/4/2017 के पहले के इन्वेस्टमेंट्स पे गार नहीं लगेगा। तो वापस समझ लेना, कार के प्रोविजंस एप्लीकेबल कब है, असेसमेंट ईयर 18-19। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है प्रीवियस ईयर 17-18। अच्छा, प्रीवियस ईयर 17-18 का मतलब क्या हुआ, 1/4/2017 से लेके, तो बेसिकली 1/4/2017 के बाद ही गार लगेगा, उससे पहले के जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स है उस पर गार नहीं लगाएंगे। अब देखो इन लोगों ने वही चीज क्या रखी है कि भाई इन्वेस्टमेंट्स जो आपने कर रखे थे, एक्वायर करे थे प्रायर टू 1/4/2017, उसको हमने क्या करा, ग्रैंडफादर कर दिया, मतलब उनको जो है गार के प्रोविजन से अपन कवर नहीं करेंगे। इजी है, समझ में आ गई बात? तो गार का सेक्शन कब से अप्लाई होगा, 1/4/2017 से अप्लाई होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से देखो, गार के प्रोविजंस अप्लाई होंगे जब अग्रीगेट टैक्स बेनिफिट इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर अराइजिंग टू ऑल द पार्टीज 3 करोड़ से ज्यादा है। तो छोटे मोटे चिल्लर केस में गार हम इन्वोक नहीं करेंगे। गार कब इन्वोक किया जाएगा, जब अग्रीगेट बेनिफिट टू ऑल द पार्टीज है, देखो सारी की सारी पार्टीज,
तो जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है सबको अगर टैक्स बेनिफिट 3 करोड़ से ज़्यादा का हो रहा है तो ये जो है गार इन्वोक किया जाएगा। अच्छा, तो अपन ने एग्जाम्पल के अंदर देखा था कि भाई अपन ने क्या करा था, 2 सब्सिडी बना ली थी क्या करा था अपने, 2 सब्सिडी बना ली थी, उसने जो है टाटा स्टील के अंदर इन्वेस्टमेंट करा था। तो हमने गार को इन्वोक करके क्या कहा, गार को इन्वोक करके ये कहा कि भाई इन दोनों सब्सिडी ने जो शेयर्स बेचे हैं वो इंडिया में ही टैक्सेबल होंगे। मैंने गार को इन्वोक करा और मैंने ये कहा कि भाई जो आपने दोनों सब्सिडी बना रखी है ना, ये हमें टोपी पहनाने के लिए बना रखी है, हम गार को इन्वोक करते हैं। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, हम क्या करें बेसिकली, आपने जो भी ये कांड करा है उसको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे गार से। और फिर मैंने क्या बोला, इन दोनों सब्सिडी को डिसरिगार्ड करके, इन दोनों सब्सिडी को डिसरिगार्ड करके मैंने इंडिया में क्या करा होगा, उसका कैपिटल गेन टैक्सेबल कर दिया होगा। तो गार को इन्वोक करने का मतलब समझा है आपको। अब देखो क्या दे रखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दैट, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी लिखा हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको एक चीज समझ में आती होगी, अपन जब क्या कर रहे थे, डीटीडब्ल्यू कर रहे थे, ठीक है, जब अपन डीटीडब्ल्यू कर रहे थे तो आपको एक चीज समझ में आई थी कि भाई क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट और डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस विच एवर इज बेनिफिशियल अप्लाई होते हैं किस पे, विच एवर इज बेनिफिशियल बेसिकली अप्लाई होते हैं एसएससी पे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को क्या कर रहे हो, मिसयूज कर रहे हो, अगर आप डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को मिसयूज कर रहे हो तो गार जो है क्या हो जाएगा, गार अप्लाई हो जाएगा। तो ऑल्दो डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट को क्या करते हैं, ओवरराइड करते हैं, अगर क्या है ये बेनिफिशियल है। लेकिन आपको अगर असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है कि जो आप ये डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को यूज कर रहे हो ना, ये बेसिकली टैक्स अवॉइडेंस के लिए यूज कर रहे हो, तो क्या कर सकता है, गार को इन्वोक कर सकता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़े, जस्ट अ सेकेंड। अब क्या देखा, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दैट, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी लिखाओ हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी अरेंजमेंट एंटर इनटू बाय द एसएससी मे बी डिक्लेयर टू बी इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ठीक है, हम उसको क्या मान लेंगे, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट मान लेंगे कि भाई हम इसको परमिट नहीं करते हैं। एंड कंसिक्वेंस इन रिलेशन टू टैक्स अराइजिंग देयरऑफ मे बी डिटरमिन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, मतलब बेसिकली हम गार को इन्वोक करके आपकी जो टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन कर देंगे। तो पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी लिखाओ हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हम किसी अरेंजमेंट जो एसएससी ने एंटर करा है उसको क्या मान लेंगे, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट मान लेंगे, और उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो गार को इन्वोक करके डिटरमिन कर लेंगे, अगर अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी को लगता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप टैक्स अवॉइडेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपका 20 क्रिएट करा मैंने 10, पूरे 10 मिनट लगा के, इंपॉर्टेंट था। अब देखो गार किस पे अप्लाई नहीं होता, एग्जेम्पशन फ्रॉम गार फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर पे अप्लाई नहीं होता, जो एसएससी है अंडर द एक्ट एंड हैज नॉट टेकन द बेनिफिट ऑफ डीटीडब्ल्यू, जिसने डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट नहीं ले रखा, एंड हैज इन्वेस्टेड इन द लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज विद द प्रायर परमिशन। तो आपको चीज पता होगी कि भाई एफआईए जो होती है, एफआईए का काम ही क्या होता है, वो क्या करती है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करती है। तो सरकार ने कहा कि भाई जो एफआईआई है इसने अगर लिस्टेड या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और प्रायर परमिशन के साथ कर रखा है तो हम गार को इन्वोक नहीं करेंगे, तो दिमाग मत लगाना। तो हम चाहते हैं कि भाई एफआईआई आके इंडिया में इन्वेस्ट करें ताकि इंडिया का स्टॉक मार्केट क्या हो, बढ़े। तो हमने क्या करा, बेसिकली एग्जाम कर दिया एफआईआई को, बट कंडीशन क्या है, इज एन एसएससी अंडर द एक्ट एंड हैज नॉट एंटर्ड द एंड हैज नॉट टेकन द बेनिफिट ऑफ डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट नहीं लिया है, एंड हैज इन्वेस्टेड इन द लिस्टेड या अनलिस्टेड सिक्योरिटीज विद द प्रायर परमिशन। इजी। अब देखो अपन ने क्या बोला था कि भाई किसी भी अरेंजमेंट को हम क्या मान लेंगे, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट मान लेंगे, कि भाई हम आपको इसको हम परमिट नहीं करते हैं, हम आपका जो अग्रीमेंट है उसको परमिट नहीं करते हैं। अब इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है वो देखना, कोई भी अरेंजमेंट, इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट का मतलब है आईएए, अपन इसको शॉर्ट में यूज करेंगे आईएए। तो आईएए में बी ट्रीटेड एज इम्परमिसेबल अवॉइडेंस अग्रीमेंट कब, तो समझना, द मेन पर्पस ऑफ विच इज टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट। तो कोई भी आपने अरेंजमेंट करा है जिसका पर्पस क्या है, जिसका पर्पस है कि अभी आप जो है टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, अपने टैक्स को कम करना चाहते हो। तो द मेन पर्पस ऑफ विच इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट एंड इट क्रिएट्स, क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है राइट और ऑब्लिगेशंस विच आर नॉट ऑर्डिनरीली क्रिएटेड बिटवीन द पर्सन डीलिंग एट आर्म लेंथ प्राइस। अच्छा, इसको पहले एग्जांपल समझते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 1 पे आ जाते हैं। देखो एग्जांपल नंबर 1 मैंने दे रखा है इधर, देखो क्या दे रखा है, यामा इनकॉर्पोरेशन है कंपनी रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, उसने एक अग्रीमेंट एंटर करा है किससे, जेट एनर्जी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी से, कि बेसिकली यामा क्या करेगी, सेटअप करेगी एक पावर प्लांट इन इंडिया, किसके लिए, जेट एनर्जी लिमिटेड के लिए। अच्छा अब देखो जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था वो $100 मिलियन डिसाइड करा गया था। अच्छा, जो ये $100 मिलियन है ना, $100 मिलियन को हमने किस तरह से स्प्लिट करा है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें स्प्लिट कर दिया 10, 70 और 20 में। तो बेसिकली दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि जेट इनकॉर्पोरेशन या जेट लिमिटेड यामा इनकॉर्पोरेशन को $10 मिलियन देगी, किसके लिए देगी, फॉर द डिजाइन ऑफ पावर प्लांट आउटसाइड इंडिया। तो आपने एनआर का टैक्सेशन पढ़ लिया तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या है, फॉर एफटीएस है, ठीक है। तो बेसिकली आपने जो है $10 मिलियन पे करें, किसको, यामा इनकॉर्पोरेशन को आप पे करोगे, इसलिए पे करोगे फॉर द डिजाइन ऑफ पावर प्लांट आउटसाइड इंडिया, पेमेंट फॉर विच इज टैक्सेबल एट 20% ऑन ग्रॉस बेसिस। कहाँ पे टैक्सेबल होता है, 115 के अंदर अपन ने देखा है कि रॉयल्टी और एफटीएस 20% पे टैक्सेबल होती है, ये अपन कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा,
जेड इनकॉर्पोरेशन या फिर जेड लिमिटेड जो है यामा इनकॉर्पोरेशन को 70 मिलियन देगी। 70 मिलियन देगी किसके लिए? सप्लाईज ऑफ इक्विपमेंट। तो जो मैं इक्विपमेंट उससे परचेस कर रहा हूँ, जो मैं इक्विपमेंट उससे परचेस कर रहा हूँ, उसके लिए मैं उसको $70 मिलियन दूंगा। नॉट टैक्सेबल एज नो रोल इज प्लेड बाय एनी पी इन इंडिया, दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब बेसिकली मैंने क्या करा है, इंपोर्ट कराया है। अज्यूम करता हूँ मैंने इंपोर्ट कराया, तो अगर मैं इंपोर्ट कराता हूँ तो इंपोर्ट कराने पे क्या मुझे कोई टैक्स वैक्स पे करना पड़ता है क्या? या फिर सामने वाले बंदे को क्या उस पर टैक्स पे करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि अपने एनआर टैक्सेशन में क्या पढ़ा था कि सामने वाला बंदा अगर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, या मतलब मैं इंडिया में माल इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं करते अपन। अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो सामने वाला एक्सपोर्ट करना ही बंद कर देगा। इतनी कहानी समझ में आई। और इसके अलावा $20 मिलियन हम उसको देंगे फॉर लोकल सप्लाईज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है। अच्छा, सीधी सी बात है, ये तो ऑफकोर्स टैक्सेबल हो जाएगा। वो सामने वाली कंपनी इंडिया में आके क्या कर रही है, इंस्टॉल करके जा रही है, तो उसकी इनकम इंडिया में क्या हो गई, अक्रू हो गई। उसकी इनकम इंडिया में अक्रू हो गई। तो ये तो रही कॉन्ट्रैक्ट की बात। अच्छा, अब सरकार ने एक चीज पकड़ी। सरकार ने ये देखा कि जो एफटीएस की फीस आपने $10 दे रखी है ना, ये एक्चुअल में होनी चाहिए थी 30 की, और ये 70 दे रखा है ना, ये होनी चाहिए थी 50 की। क्या बोला मैंने? सरकार ने एक चीज समझी कि भाई इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में एफटीएस की फीस को 10 मिलियन इसलिए दिखा रखा है क्योंकि इस पे 20% टैक्स लगता है। अच्छा, एक्चुअल में होना कितना चाहिए था, ये 30 मिलियन होना चाहिए था, ठीक है। तो सरकार ये कहती है कि भाई जो आपने डिजाइन की फीस ली है, कौन किसको कहती है, यामा इनकॉर्पोरेशन को कहती है कि जो आपने 10 मिलियन की क्या ली है, एफटीएस की फीस ली है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 30 लाख है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 30 मिलियन है। और ये जो आपने 70 मिलियन दिखा रखा है लोकल सप्लाईज के लिए, इसकी एक्चुअल वैल्यू कम है। मतलब इसको मैंने क्या कर रखा है, अंडर इन्वॉइस कर रखा है, और इसको मैंने ओवर इन्वॉइस कर रखा है। अच्छा, इसको मैंने अंडर इन्वॉइस क्यों कर रखा है, ताकि सामने वाले की टैक्स लायबिलिटी कम बने। तो सरकार ने कहा नहीं नहीं नहीं, आप क्या कर रहे हो, आप टोपी पहना रहे हो हमें, आप जो है हमें बेसिकली टोपी पहना रहे हो। हम क्या करेंगे, गार को इन्वोक करेंगे, और गार को इन्वोक करने के बाद इस 10 मिलियन को क्या दिखाएंगे, 30 मिलियन दिखा के टैक्स लेंगे आपसे। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट में तीन चीजों को इधर स्प्लिट करा, क्या ये कोई इलीगल काम है? कोई इलीगल काम नहीं है। मैं कॉन्ट्रैक्ट में तो कुछ भी अग्री कर सकता हूँ ना। अब देखो इंटरप्रिटेशन क्या दे रखा है कि भाई अलोकेशन ऑफ प्राइस टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन डिसाइडेड इन सच अ मैनर, ताकि मेरी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए। किसकी टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए? फॉरेन कंपनी की टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए इंडिया में। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रहे हो, जिसका पर्पस क्या है कि भाई आप जो है टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, और ट्रांजेक्शन बेसिकली आमलेन प्राइस पे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कार को इन्वोक करेंगे और प्राइजेस को रीएलोकेट करेंगे। लॉजिकली आपको कहानी समझ में आ गई, ठीक है। तो अपने क्या पढ़ा, सबसे पहला पॉइंट देखा था कि भाई क्रिएट कर रहा है राइट्स और ऑब्लिगेशंस व्हिच आर नॉट ऑर्डिनरीली क्रिएटेड बिटवीन द पर्सन डीलिंग एट आर्म लेंथ प्राइस। तो मैंने जो ट्रांजेक्शन करा है वो आर्म लेंथ पे नहीं करा है ना। 30 की चीज को मैंने 10 पे दिखाया, 70 की चीज को मैंने, या 50 की चीज को मैंने 70 पे दिखाया। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। तो जो आपने अरेंजमेंट करा है, जो अपन ने एग्जांपल देखा, वो क्या मान लिया जाएगा, इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मान लिया जाएगा। और जैसे ही आप क्या करते हो, इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट मान लेते हो किसी अरेंजमेंट को, तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो गार को इन्वोक करके डिटरमिन कर दी जाएगी। इजी। अब देखो, किसी भी अरेंजमेंट को हम इनपरमिसिबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट कब कहेंगे, द मेन पर्पस ऑफ विच इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हो, एंड इट रिजल्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द मिसयूज या अब्यूज ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। क्या कर रहे हो बेसिकली, आप जो है इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को क्या कर रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस को मिसयूज करो। कौन सा एग्जांपल है, जो अपन ने केन्या वाला एग्जांपल देखा था, एक्जैक्टली वही चीज है इधर। तो अपन ने केन्या वाला एग्जांपल स्टार्टिंग में देख लिया था कि भाई अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली डीटीडब्ल्यू के प्रोविजंस को मिसयूज करके टैक्स लायबिलिटी कम कर रहे हैं। तो उस केस में हमने क्या करा कि हम गार को इन्वोक करेंगे, और गार को इन्वोक करके आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करेंगे। इजी। हाँ जी। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई किसी भी अरेंजमेंट को अपन आईए कब मानेंगे, द मेन पर्पस ऑफ विच इज टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट एंड इट लैक्स और डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। अब क्या मतलब है, एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल 3 पे आ जाओ। सन लिमिटेड, सन इंडिया लिमिटेड, एन इंडियन कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्टेन गुड्स, ठीक है। सन इंडिया लिमिटेड क्या कर रही है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रही है गुड्स का। इट परचेज गुड्स फ्रॉम सिंगापुर एंड सेल्स द सेम इन दुबई। तो समझना क्या हो रही कहानी, आपको जो इधर मैं बता देता हूँ कि भाई ये क्या है, बेसिकली ये इंडिया है, ये सिंगापुर है, और ये क्या है, दुबई है। अच्छा, इंडिया में कौन है, सन इंडिया लिमिटेड है। इसका क्या काम है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने का। तो बेसिकली ये गुड्स खरीदती है कहाँ से, सिंगापुर से, और किसको भेज देती है, दुबई को भेज देती है। तो सीधी सी बात है कि मैं क्या करूंगा, ये सिंगापुर से इधर इंपोर्ट कराऊंगा, फिर दुबई को डिस्पैच करूंगा। इससे अच्छा है कि मैं क्या करूं कि भाई सिंगापुर से माल खरीद लूं और डायरेक्टली दुबई को क्या करूं, डिस्पैच कर दूं। तो इंडियन कंपनी क्या कर रही है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रही है। अब देखो इधर रखा है, इट परचेज गुड्स फ्रॉम सिंगापुर, और कहाँ पे भेज देती है, दिल्ली में भेज देती है। अब इसने क्या करा, अब इसने बेसिकली एक दिमाग लगाया। इसने बोला कि भाई देखो, मैं जो ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम कर रहा हूँ, कौन बोल रही है, इंडियन कंपनी बोल रही है कि जो मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस काम कर रही हूँ, इस पर मुझे इंडिया में टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इसने क्या करा, इसने बेसिकली सिप्रस जो बेसिकली टैक्स हेवन है, जहाँ पर टैक्स नहीं लगता, वहाँ पर एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, और ये दिखाया कि जो परचेज एंड सेल हो रहे हैं ना, ये परचेज एंड सेल ये कंपनी कर रही है। तो इसके बेसिकली जो भी इन्वॉइसेस थे, जो सेल्स का इन्वॉइस है, वो किसके नाम पे कट रहा था, इस सिप्रस में जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई उधर उसके नाम पे कट रहा था। अब मुझे एक चीज बताओ,
इंडियन कंपनी ने बेसिकली ये जो टैक्स हेवन में एक कंपनी खोली है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि ये बेसिकली इंडिया में टैक्स को अवॉइड कर सके। तो उसने जो है एक टैक्स हेवन में कंट्री खोली, टैक्स हेवन में कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा, और ये जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जो भी इन्वॉइसेस थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, कहाँ से दिखाए? ये दिखाए कि भाई ये सिप्रस से हो रहे हैं। अच्छा, कंट्रोल बेसिकली इंडिया वाले कंट्रोल जो है इंडियन कंपनी कर रही थी, मतलब इंडिया में बैठा एक इंसान क्या कर रहा था? इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहा था। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कहाँ से दिखाए जा रहे थे कि भाई सिप्रस में बैठी हुई कंपनी क्या कर रही है? परचेज एंड सेल कर रही है। तो उस केस में सरकार ने कहा कि देखो, आपने जो है बेसिकली जो कंपनी बनाई है, इसका कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है? मतलब इस कंपनी को बनाने का कोई कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है, ये कंपनी एक्चुअल में कोई बिजनेस नहीं कर रही है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो? कैमोफ्लॉज कर रहे हो। कैमोफ्लॉज का मतलब है हमें टोपी पहना रहे हो, आप हमें टोपी पहना रहे हो। तो सरकार ने कहा कि भाई आपने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है ना टैक्स हेवन में, उसको हम डिसरिगार्ड करते हैं, और जो भी सेल का इनकम आ रही है उसको इंडिया में ही टैक्सेबल करना पड़ेगा। अब देखो, पढ़ लो। हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं गुड्स फ्रॉम सिंगापुर एंड सेल द सेम इन दुबई। इट सेटअप अ सब्सिडी इन सिप्रस, जो क्या है? टैक्स हेवन है, जीरो जीरो टैक्स जुरिस्डिक्शन है। सन लिमिटेड के डायरेक्टर क्या करते हैं? फाइनलाइज करते हैं कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। तो हम कॉन्ट्रैक्ट तो इंडिया में ही फाइनलाइज करते हैं, लेकिन हम दिखाते हैं कि भाई परचेज एंड सेल का डॉक्यूमेंटेशन कहाँ से हुआ है? सिप्रस वाली कंपनी से हुआ है। अब देखो क्या रखा है? डे टू डे मैनेजमेंट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन इंडिया। तो जो भी मैनेजमेंट का काम है वो तो इंडिया में हो रहा है, लेकिन दिखाया क्या जा रहा है कि भाई परचेज एंड सेल कौन कर रही है? सिप्रस में बैठी हुई कंपनी कर रही है। अच्छा, गुड्स तो डायरेक्टली सिंगापुर से दिल्ली पहुंच जाते हैं। ट्रांजेक्शन कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? सिप्रस की बुक्स में रिकॉर्ड होता है, जहाँ पर प्रॉफिट्स क्या है? एग्जेम्प्ट है। जहाँ पर आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या है? बेसिकली एग्जेम्प्ट है। तो ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ मून इनकॉर्पोरेशन इन सिप्रस, जहाँ पर प्रॉफिट्स क्या है? बेसिकली एग्जेम्प्ट है। अच्छा, एग्जेम्प्ट क्यों है? क्योंकि बेसिकली वो टैक्स हेवन भी है। एग्जाम क्यों है? बेसिकली वो टैक्स हेवन भी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई देखो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो बाहर बैठ के, लेकिन कंट्रोल तो इंडिया से हो रहा है ना। कंट्रोल तो इंडिया से हो रहा है, तो आप कहोगे कि भाई इंडिया में भी टैक्सेबल हो जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों कंट्री के बीच में जो डीटीडब्ल्यू हो रहा है ना, वो भी ये कहता है कि भाई ऐसे वाले पर्टिकुलर केस में आपका जो टैक्स है वो क्या कर दिया जाएगा? एग्जाम कर दिया जाएगा। तो आपको पूरी कहानी समझ आई। सरकार को पता चल गया कि भाई सरकार क्या, लोग क्या कर रहे हैं? टोपी बना रहे हैं। अब इंटरप्रिटेशन समझो। कंपनी क्या कर रही है? टोपी बना रही है। कंपनी जो है कैमोफ्लॉज कर रही है सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शंस को एज सिप्रस बेस्ड ट्रांजेक्शन। ये दिखा रही है कि भाई ये सिप्रस के ट्रांजेक्शन है। बाय दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की वजह से सन इंडिया लिमिटेड हैज ऑब्टेन्ड द टैक्स बेनिफिट। अच्छा, कोई भी जरूरत नहीं थी कि भाई आप जो है सिप्रस में जाके एक सब्सिडी कंपनी बनाओ। अरेंजमेंट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। डीडब्ल्यू जो है बेसिकली इग्नोर कर दिया जाएगा, एंड प्रॉफिट्स ऑफ मून इनकॉर्पोरेशन शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया अप्लाइंग गार। ठीक है, सिंपल। तो वही चीज अपन इधर पढ़ी है कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो? कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हो जिसका पर्पस क्या है? जिसका पर्पस है टैक्स बेनिफिट लेना, एंड इट लैक्स और डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। इजी। अच्छा, अगेन किसी भी अरेंजमेंट को अपन आइए कब बोलेंगे? जब आपका पर्पस है टैक्स बेनिफिट लेना, एंड इट इज एंटर्ड इनटू और कैरिड आउट बाय मींस और इन अ मैनर विच आर नॉट ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड फॉर बोनाफाइड पर्पसेस। वही बात है कि भाई अगर आप जो है जेन्यून ट्रांजेक्शन करते तो उस तरीके से नहीं करते। तो बेसिकली आपने क्या करा है? एक ऐसे तरीके से एक ट्रांजेक्शन को करा है जो जेन्यून नहीं है, जो बोनाफाइड पर्पस के लिए नहीं है। तो उस केस में भी जो है हम अरेंजमेंट को क्या मान लेंगे? IA मान लेंगे। अब आपने एक चीज समझ ली कि भाई कमर्शियल सब्सटेंस लैक हो रहा है, तो अपने एग्जांपल देख लिया। अब डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस का क्या मतलब है? डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस का मतलब क्या है? वो अपन को सेक्शन 97 बताता है, जो अपन आगे देखेंगे। ये रहा सेक्शन 97, अरेंजमेंट टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। मतलब अपन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे नीचे, ये वाले अपन कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे जिसमें ये माना जाएगा कि भाई आपके अरेंजमेंट में कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा कि भाई किसी भी अरेंजमेंट को अपन IA कब बोलेंगे? जब आपका पर्पस है टैक्स बेनिफिट लेना। जब आपका पर्पस क्या है? जब आपका पर्पस है बेसिकली टैक्स बेनिफिट लेना। जब आपका पर्पस है टैक्स बेनिफिट लेना, एंड इट लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, या फिर डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। अच्छा, डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस क्या होता है वो अपन आगे देखेंगे। ये रहा। अब देखो क्या दे रखा है? अरेंजमेंट शैल बी प्रिज्यूम्ड। अरेंजमेंट को ये माना जाएगा कि भाई आपने टैक्स बेनिफिट के लिए एंटर करा है, अनलेस प्रूव टू द कॉन्ट्रारी बाय द एसएससी। अनलेस की एचसी प्रूव कर दे कि भाई मैंने टैक्स बेनिफिट के लिए नहीं करा है, तो अरेंजमेंट को मान लिया जाएगा कि भाई आपने एंटर करा है, टू हैव बीन एंटर इनटू फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट। अगर मेन पर्पस ऑफ अ स्टेप इन और पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट इज टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट, नॉटविथस्टैंडिंग द फैक्ट द मेन पर्पस ऑफ द होल अरेंजमेंट इज नॉट टू ऑब्टेन द टैक्स बेनिफिट। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने जो है एक बहुत बड़ा चेन ऑफ ट्रांजेक्शन करे, इनमें से किसी भी एक ट्रांजेक्शन का पर्पस था टैक्स बेनिफिट लेना, तो ये मान लिया जाएगा कि भाई पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन का पर्पस क्या है? टैक्स बेनिफिट लेना ही है। अब वापस पढ़ लो कि भाई अरेंजमेंट को मान लिया जाएगा कि भाई आपने टैक्स बेनिफिट के लिए करा है, अगर मेन पर्पस ऑफ स्टेप इन और पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट
पूरे अरेंजमेंट के किसी पार्ट का पूरे अरेंजमेंट के किसी पार्ट का पर्पस टैक्स बेनिफिट लेना था, तो ये मान लिया जाएगा कि भाई पूरा का पूरा अरेंजमेंट आपने जो है टैक्स बेनिफिट के लिए ही करा है। तो नॉट विस्टैंडिंग द फैक्ट दैट मेन पर्पस ऑफ होल अरेंजमेंट, भाई होल अरेंजमेंट का जो पर्पस था टैक्स बेनिफिट लेना नहीं था, लेकिन किसी पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट का क्या था, किसी पार्ट ऑफ द अरेंजमेंट का पर्पस था टैक्स बेनिफिट लेना, तो हम ये मान लेंगे कि भाई आपने जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट करा है किसके लिए करा है, टैक्स बेनिफिट के लिए ही करा है। इतनी आपको कहानी आराम से समझ में आ गई होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन देखने जा रहे हैं कि भाई अरेंजमेंट टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस, एन अरेंजमेंट शैल बी डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस पे हम ये मान लेंगे कि भाई आपका जो कमर्शियल सब्सटेंस है वो है नहीं, लैक करता है। एग्जांपल देखना, सबसे पहला पॉइंट दे रखा है कि भाई सब्सटेंस या फिर इफेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट एज अ होल, आपने जो अरेंजमेंट करा है उसका इफेक्ट क्या आ रहा है, उसका इफेक्ट इज इनकंसिस्टेंट विथ और डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम फॉर्म ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट और स्टेप्स। वापस पढ़ो, एन अरेंजमेंट शैल बी डीम्ड टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस अगर सब्सटेंस या इफेक्ट ऑफ द अरेंजमेंट एज अ होल इज इनकंसिस्टेंट विथ और डिफर्स फ्रॉम फॉर्म ऑफ इट्स इंडिविजुअल स्टेप इन और पार्ट। क्या मतलब है समझ नहीं आया होगा आपको, लेकिन एग्जांपल आपको बताएगा, एग्जांपल बताएगा कि क्या मतलब है इसका। देखो आपने क्या करा, बेसिकली आपने जो है एक कंपनी थी, कंपनी अगर शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती, कंपनी अगर क्या करती शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करती, तो उसको उस पर मैट देना पड़ता। ठीक है, मैट की लायबिलिटी आपको पता है मैट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंपनी ने क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट करी, और फिर जो शेयर्स खरीदने थे वो कंपनी ने ना खरीद के कि पार्टनरशिप फर्म ने खरीद लिए। तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर कंपनी कोई शेयर्स डायरेक्टली खरीदती तो उसको मैट देना पड़ता। तो कंपनी ने बोला कि भाई मैट को अवॉइड करने के लिए उसने क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट करी। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कौन है, बेसिकली कंपनी पार्टनर है। इस पार्टनरशिप फर्म ने जो है शेयर्स खरीदे। अब मुझे एक चीज बताओ, जब पार्टनरशिप फर्म शेयर्स को बेचेगी तो क्या मैट देने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मैट किस पे लगता है, मैट लगता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे। तो बेसिकली अब देखो एग्जांपल आपको समझ में आएगा। कंपनी ने क्या करा, एक पार्टनरशिप फर्म बनाई विद वन ऑफ इट्स डायरेक्टर। कंपनी जो है 99% शेयर होल्ड करती है और डायरेक्टर 1% शेयर होल्ड करता है किसमें, फर्म में। कंपनी ने क्या करा, 10 करोड़ इन्वेस्ट करा फर्म में। कंपनी ने बेसिकली फर्म में पैसा इन्वेस्ट करा एज अ पार्टनर का कैपिटल। और फिर फर्म ने क्या करा, फर्म ने उस पैसे को शेयर्स में लगा दिया। फर्म ने जो है बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करा अंडर 112 ए। इन सच अ केस कार के प्रोविजंस वुड बी एप्लीकेबल, क्योंकि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करा है थ्रू पार्टनरशिप फर्म टू अवॉइड मैट टैक्स लायबिलिटी। तो बेसिकली आपने मैट की टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए क्या करा है, मैट की टैक्स लायबिलिटी को अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप हम खोली है। तो हम ये मानेंगे कि जो आपका ये अरेंजमेंट है इट डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। ठीक है, तो जो भी अपने ये पॉइंट्स देख रहे हैं ना अपन, ये मेन पॉइंट्स है, ये जब तक आप एग्जांपल से नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो अरेंजमेंट शैल बी डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस अगर इट इन्वॉल्व्स राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग। क्या मतलब है, इसको भी अपन एग्जांपल से देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4 आ जाओ, एग्जांपल नंबर 4 पे देखते हैं अपन। देखो एग्जांपल नंबर 4 क्या दे रखा है वो देखते हैं अपन। हाँ, आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। ठीक है, ये इंडिया है और ये क्या है, सिप्रस है, जो क्या है, नो टैक्स जुरिस्डिक्शन है। इधर एक कंपनी है रिलायंस लिमिटेड। अच्छा, रिलायंस लिमिटेड अगर क्या करती है, डायरेक्टली किसी इंडियन कंपनी को लोन देती है, तो जो इस लोन पे इंटरेस्ट आएगा, रिलायंस लिमिटेड को उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में। रिलायंस लिमिटेड ने क्या करा, रिलायंस लिमिटेड ने एक 100% सब्सिडी इनकॉर्पोरेट करी, कहां पर, सिप्रस में, जो क्या है नो टैक्स जुरिस्डिक्शन है। रिलायंस ने क्या करा, 100% सब्सिडी इनकॉर्पोरेट करी। अच्छा, इसने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए लगाए इधर के शेयर कैपिटल में। फिर ये 100% सब्सिडी क्या करती है, बेसिकली अब इंडियन कंपनी को लोन देती है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि भाई जब अब ये वाली जो कंपनी है, इंडियन कंपनी है, ये जब इंटरेस्ट पे करेगी किसको, सिप्रस में बैठी हुई कंपनी को, तो क्या ये सिप्रस वाली कंपनी को टैक्स पे करने की जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या है, नो टैक्स जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, टैक्स हेवन है। अच्छा, डीटीडब्ल्यू, दोनों के बीच में जो डीटीडब्ल्यू हो रखा है, वो ये कहता है कि भाई इसका जो टैक्स होगा वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो अपन को एक चीज समझ में आ गई कि भाई अपन ने क्या करा है, पैसे को घुमाया है, पैसे को क्या करा है, राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग करिए, पैसे को घुमाया है। मैं चाहता तो रिलायंस क्या कर सकता था, डायरेक्टली लोन दे सकता था, लेकिन उसने घुमा के लोन दिया है, घुमा के क्या करा है, लोन दिया है। तो हम क्या करेंगे, गार को इन्वोक कर लेंगे। अब समझ में आ जाएगा। देखो रिलायंस लिमिटेड क्या है, एक इंडियन कंपनी है। रिलायंस लिमिटेड बेसिकली एक इंडियन कंपनी है। ठीक है, इसने क्या करा है, इनकॉर्पोरेट करा है सब्सिडी कंपनी अल्फा इनकॉर्पोरेशन इन सिप्रस नो टैक्स जुरिस्डिक्शन। हमने एक 100% सब्सिडी बनाई। अच्छा, जिसमें मैंने क्या करा, इक्विटी शेयर कैपिटल इनकॉर्पोरेट करा $100 मिलियन का। अल्फा इनकॉर्पोरेशन ने क्या करा, लोन दिया $100 मिलियन का टू अनदर इंडियन कंपनी एसआर लिमिटेड एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम। तो अल्फा लिमिटेड ने क्या करा, रिलायंस ने एक अल्फा कंपनी बनाई, अल्फा ने क्या करा, एक एसआर लिमिटेड को लोन दे दिया। अब देखो एसआर लिमिटेड क्या करती है, क्लेम करती है
रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू अल्फा इनकॉर्पोरेशन। एसा लिमिटेड ने क्या करा, बेसिकली जो इंटरेस्ट वो पे कर रही है लोन पे, उसका तो ऑफकोर्स वो रिडक्शन लेगी, वो तो बिजनेस का खर्चा है। देर इज नो अदर एक्टिविटी इन अल्फा इनकॉर्पोरेशन, तो जो रिलायंस ने 100% सब्सिडी बनाई है, तो कोई भी अदर बिजनेस नहीं है, उसका कोई भी अदर बिजनेस नहीं है। क्या कार को हम इन्वोक कर सकते हैं? हम कहेंगे बिल्कुल आप इन्वोक करो, सरकार का आप टोपी बना रहे हो, टैक्स अवॉइड कर रहे हो। अब देखो इंटरप्रिटेशन पढ़ना, इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं अपन। अरेंजमेंट अपीयर्स टू बी टू अवॉइड द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन इंटरेस्ट इनकम बाय द रिलायंस लिमिटेड। अगर रिलायंस लिमिटेड डायरेक्टली लोन देती तो उसको क्या करना पड़ता, उसको जो है इंटरेस्ट पे टैक्स पे करना पड़ता। इन केस द लोन इज डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द रिलायंस लिमिटेड टू एसआर लिमिटेड। अरेंजमेंट में क्या हुआ है, राउंड ट्रिपिंग हुई है फंड्स की। अरेंजमेंट क्या हुआ है, बेसिकली राउंड ट्रिपिंग हुई है फंड्स की, हेंस अरेंजमेंट डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। अरेंजमेंट क्या है, डीम टू लैक करता है कमर्शियल सब्सटेंस, हेंस हम क्या करेंगे बेसिकली, कंसिक्वेंटली इन द केस ऑफ रिलायंस लिमिटेड अल्फा इनकॉर्पोरेशन को डिसरिगार्ड करा जाएगा, और जो भी इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, रिलायंस लिमिटेड के हाथ में, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इजी। अच्छा एक और चीज समझना, आपने क्या पढ़ लिया कि भाई अरेंजमेंट कैन बी डीम टू लाइक कमर्शियल सब्सटेंस, पहला पॉइंट अपन ने देख लिया। दूसरा पॉइंट अपन ने देखा कि क्या इन्वॉल्व हो रहा है, राउंड ट्रिप फाइनेंसिंग हो रही है। इसी तरह से अगर आपने क्या करा है, किसी अकोमोडेटिंग पार्टी को इनकॉर्पोरेट कर रखा है अपने अरेंजमेंट में। अच्छा अकोमोडेटिंग पार्टी का क्या मतलब है, अकोमोडेटिंग पार्टी का मतलब ये है कि कोई ऐसी पार्टी जो आपकी मदद कर रही है, जो आपकी मदद कर रही है टैक्स को अवॉइड करने में। तो अगर अकोमोडेटिंग पार्टी इन्वॉल्व है, अकोमोडेटिंग पार्टी इन्वॉल्व है तो क्या माना जाएगा, तो बेसिकली ये माना जाएगा कि बेसिकली वो ट्रांजेक्शन क्या करता है, लैक करता है कमर्शियल सब्सटेंस को। इजी। इसी तरह से देखो क्या दे रखा है, एन अरेंजमेंट shall be deemed to lack commercial substance if it involves elements that have the effect of offsetting or cancelling each other। मतलब आपने ट्रांजेक्शन को इस तरह से अरेंज करा है कि भाई इनकम इनकम जो है इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं हो रही है, मतलब इनकम अराइज हो रही है, उसके साथ साथ कुछ एक्सपेंस भी अराइज हो रहे हैं, जो क्या हो जा रहे हैं, बेसिकली ऑफसेट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी इंडिया में टैक्सेबिलिटी जीरो आ रही है। या फिर देखो क्या दे रखा है, ट्रांजेक्शन विच इज कंडक्टेड थ्रू वन और मोर पर्संस एंड डिस्गाइजेस द वैल्यू लोकेशन सोर्स ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द फंड्स विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रांजेक्शन। समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अपना एग्जाम्पल अपने को समझाएगा। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये बेसिकली लैंग्वेज इंटरनेशनली क्या हुई है, बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई है। तो आपको पता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में तो अंग्रेजी बहुत खतरनाक चलती है, तो इस अपनी आईसीआई बहुत भोली वाली है। आईसीआई ने बोला कि देखो आप बच्चे हो, आपको जो है ये वाली लैंग्वेज इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली आपको जो है एग्जाम्पल दे देते हैं। तो अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया तो आपको पर्पस समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो ट्रांजेक्शन है, ये जो प्रोविजन है, ये अपने को कहना क्या चाह रहा है। अब आ जाओ अपन अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पे। अब देखो क्या दे रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, शॉर्ट में बताता हूँ। एक कंपनी है इंडिया में, उसकी होली ओन सब्सिडी कंपनी है कहीं बाहर, ठीक है, होली ओन सब्सिडी है बाहर। तो मैंने आपको बताया कि भाई एक कंपनी इंडिया में है, इसकी 100% सब्सिडी कहाँ है, 100% सब्सिडी है अज्यूम करो यूएसए में। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने सेक्शन 222 पढ़ रखा है, वो क्या होता है, डीम डिविडेंड होता है। कि बेसिकली अगर आप लोन देते हो किसी स्पेसिफाइड पर्सन को, तो जो भी आपने लोन दिया है वो क्या मान लिया जाएगा, इसके हाथ में डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। अच्छा तो ये कंपनी जो है, ये कंपनी क्या है, पेरेंट कंपनी है, यूएसए वाली कंपनी क्या है, 100% सब्सिडी कंपनी है। अगर ये यूएसए वाली कंपनी डायरेक्टली लोन देती है किसको, इंडियन कंपनी को, तो क्या मान लिया जाएगा, 222 में डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा, और इसको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा इन लोगों ने क्या करा, यूएसए ने बोला एक बैंक है यूएसए में, यूएसए ने बोला कि भाई एक काम करता हूँ मैं जो है बेसिकली पैसा बैंक के पास जमा करा देता हूँ, और बैंक क्या करेगा, इसको लोन दे देगा, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्टली लोन देता तो 222 में इस कंपनी को टैक्स पे करना पड़ जाता। तो लोगों ने क्या ट्रांजेक्शन करा, यूएसए में कोई बैंक होगा, यूएसए में बैंक को कहा कि भाई देखो मैं आपके पास पैसा जमा करा देता हूँ, आप जो है इसको लोन दे दो। अब अगर बैंक क्या कर रही है, इसको लोन दे रही है, तो उस केस में इसके हाथ में 222 ही तो अप्लाई होगा नहीं। तो सरकार ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली अपनी ट्रांजेक्शन को, अपनी लोकेशन को डिस्गाइज कर रहे हो, इसके क्या कर रहे हो, डिस्गाइज कर रहे हो। अब लैंग्वेज पढ़ो, देखो अब लैंग्वेज पढ़ो, क्या दे रखा है कि ट्रांजेक्शन आप ऐसे कंडक्ट कर रहे हो थ्रू वन ओवर पर्सन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से पैसा कहाँ से आ रहा है, वो डिस्गाइज हो जाता है। तो पैसा कहाँ से आ रहा है, वो डिस्गाइज हो गया ना। पैसा अल्टीमेटली कहाँ से आ रहा है, पैसा अल्टीमेटली तो इस सब्सिडी से आ रहा है, लेकिन आपने जो है डिस्गाइज कर दिया, ये दिखा दो कि बैंक से पैसा आ रहा है। तो उस केस में हम गार को इन्वोक करेंगे, क्या करेंगे, गार को इन्वोक करेंगे, और उस केस में ये जो कंपनी है इसके हाथ में 222 में जो है अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ दिस सब्सिडी कंपनी। अब देखो आपको समझ में आ जाएगी। डीआरएच क्या है, एक बैंक है, डीआरएच एक बैंक है दुबई में। अच्छा उधर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, दुबई क्या है, बेसिकली टैक्स हेवन है, नो टैक्स जुरिडिक्शन, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो, देयर इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी एक्स इन दुबई, दुबई में एक कंपनी है एक्स विच इज अ होल्ली ओन सब्सिडी ऑफ अनदर कंपनी बाय।
तो एक्स नाम की एक कंपनी है, कहाँ पर, दुबई में, वो क्या है 100% सब्सिडी किसकी, वाई की। वाई क्या है, इंडियन कंपनी है। अच्छा, एक्स के रिजर्व्स हैं और अगर एक्स लोन देगी तो क्या मान लिया जाएगा, डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो एक्स ने क्या करा, पैसा जमा कराया दुबई बैंक के पास और बैंक ने क्या करा, लोन दे दिया किसको, वाई को। अच्छा, इंडिया दुबई डीटीडब्ल्यू ये कहता है कि जो इंटरेस्ट पेमेंट टू द बैंक, जो इंटरेस्ट पेमेंट करा जा रहा है, इंडियन कंपनी जो बैंक को क्या कर रही है, इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, वो बैंक के हाथ में टैक्सेबल नहीं है, इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, वो इंडिया में जो है टैक्सेबल नहीं है। तो बैंक के हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। अब क्या अपन इसको गार में एग्जामिन कर सकते हैं क्या, क्या इसको गार में एग्जामिन करा जाएगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल एग्जामिन करेंगे यार। आप सरकार को टोपी पहनाना चाह रहे हो यार, आप सरकार को जो है टोपी पहनाना चाह रहे हो, तो हम क्या करेंगे, गार को इन्वोक करके, गार को इन्वोक करके जो अमाउंट है, गार को इन्वोक करके जो अमाउंट है उसको डिविडेंड इनकम मान लिया जाएगा। तो कंसिक्वेंटली इन द केस ऑफ इंडियन कंपनी द लोन अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड इनकम रिसीव्ड फ्रॉम एक्स टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड वो क्या दे रखा है, एंड नो एक्सपेंस बाय वे ऑफ इंटरेस्ट वुड बी अलाउड। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, इजी है। तो जो इंडियन कंपनी क्या कर रही है, बेसिकली इंटरेस्ट पे कर रही है किसको, बैंक को, वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा। और जो उसने डिविडेंड दिया है, जो उसने डिविडेंड दिया है उसको टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो अगर मुझे बताओ कि भाई ये जो वाई एक्स कंपनी है, ये अगर डायरेक्टली वाई को क्या देती, ये अगर डायरेक्टली वाई को लोन देती, तो इसके हाथ में क्या हो जाता, डिम डिविडेंड मान लिया जाता, डिम डिविडेंड मान लिया जाता। तो हम कहेंगे वो इसको डिम डिविडेंड मान लिया जाए। अच्छा, हम बैंक को क्या कर रहे हैं, बैंक को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, बैंक को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि जो अपन इसको भी इंटरेस्ट पे करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो consequently in the case of Y Indian company, loan amount would be treated as dim dividend, would be treated as dividend income received from X to the extent reserves are available, मतलब to the extent of accumulated profits, and no interest expense by way of interest would be allowed। तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस भी डिसअलाउ कर देंगे क्योंकि आप सरकार को टोपी पहना रहे थे। तो इंटरप्रिटेशन पढ़ लेना, मैंने आपको जो समझाया वही है। तो अभी अपन क्या देख रहे थे कि भाई कौन से अरेंजमेंट को ये माना जाएगा कि डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, अब तीसरे पॉइंट पे आओ। तीसरा पॉइंट देखो क्या दे रखा है कि भाई इट इन्वॉल्व्स लोकेशन ऑफ एसेट या लोकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन या प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ एनी पार्टी which is without any substantial commercial purpose other than obtaining a tax benefit। मतलब बेसिकली कोई पार्टी ऐसी जगह से ट्रांजेक्शन कर रही है, कोई ऐसी जगह से ट्रांजेक्शन कर रही है जहां पर उसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, ठीक है, जहां पर उसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है, बट वो सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए क्या कर रही है, ट्रांजेक्शन करना चाह रही है। क्या मतलब है, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 6 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है वो अपन देखते हैं। बेटा लिमिटेड, बेटा लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन मॉरिशियस एज अ होली ओन्ड सब्सिडी ऑफ कंपनी सामा जीएमजी जो भी है, अ रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। तो बेसिकली एक बेटा लिमिटेड करके कंपनी है, ये क्या है, होली ओन्ड सब्सिडी है। होली ओन्ड सब्सिडी किसकी, होली ओन्ड सब्सिडी सामा की, होली ओन्ड सब्सिडी सामा की। अच्छा, ये जो सामा है ये कहाँ पर बैठा है, सामा जो है बेसिकली जर्मनी में बैठा है। ओ ओ सामा जो है मैं इधर लिख देता हूँ, जर्मनी में बैठा है। बी कहाँ पर है, मॉरिशियस में है, बी कहाँ पर है, मॉरिशियस में है। तो सामा करके एक कंपनी है जर्मनी में, उसने एक 100% सब्सिडी बनाई मॉरिशियस में जिसका नाम क्या है, बी, बेटा। अब देखो क्या दे रखा है, अब एक इंडिया है, ये इंडिया है। अब देखो क्या दे रखा है, इंडिया और मॉरिशियस का डीटीडब्ल्यू कहता है फॉर द नॉन टैक्सेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इन इंडिया एंड मॉरिशियस चार्जेस नो कैपिटल गेन्स इन इट्स डोमेस्टिक लॉ। तो जो इंडिया और मॉरिशियस का डीटीडब्ल्यू है वो ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, अगर आपने कोई इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे हैं तो इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, और मॉरिशियस में वैसे भी टैक्स क्या है, एग्जाम्प्ट है। पढ़ो, इंडिया मॉरिशियस डीटीडब्ल्यू ये कहता है कि भाई कैपिटल गेन्स पे टैक्स नहीं लगेगा इन इंडिया, इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा, एंड मॉरिशियस चार्जेस नो कैपिटल गेन्स इन इट्स डोमेस्टिक कंट्री। अब एक चीज समझना, सम शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, तो इंडिया में एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, तो इंडिया में एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, कुछ शेयर्स, सम शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड द इंडियन कंपनी आर एक्वायर्ड बाय बीटा इनकॉर्पोरेशन। तो बीटा इनकॉर्पोरेशन ने क्या करा, इनकॉर्पोरेट होने के बाद अल्फा लिमिटेड के शेयर्स एक्वायर करे, और बीटा के पास पैसा कहाँ से आया, पैसा दिया सामा ने। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर सामा जर्मनी में बैठी है, सामा जो है जर्मनी में बैठी है, वो अगर इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचती तो इसको जो कैपिटल हो रहा है उस पर उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ जाता, अपने एनआर टैक्सेशन में पड़ रखा है। लेकिन इसने क्या करा, इसने जो है बेसिकली मॉरिशियस में एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, मॉरिशियस में कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, और फिर क्या करा, बेसिकली पैसा लगाया इसमें अल्फा लिमिटेड के शेयर्स में। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब ये बीटा लिमिटेड क्या करेगी, बीटा लिमिटेड जब अल्फा लिमिटेड के शेयर्स को बेचेगी तो टैक्स इंडिया में लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि डीटीडब्ल्यू कहता है कि भाई इंडिया में टैक्स लगेगा नहीं, और मॉरिशियस में टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि मॉरिशियस में डोमेस्टिक जो लॉ है, मॉरिशस का जो डोमेस्टिक लॉ है वो कहता है कि भाई आपको कोई भी कैपिटल गेन्स पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तब वो चीज़ समझ में आ रही होगी कि भाई हमने टैक्स को अवॉइड करने के लिए, टैक्स को अवॉइड करने के लिए बेसिकली क्या करा, डिस्गाइज करा, टैक्स को अवॉइड करने के लिए हमने जो है लोकेशन को बदल दिया। अब पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। सम शेयर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड आर एक्वायर्ड बाय बीटा लिमिटेड, ठीक है।
अच्छा, जो पूरा का पूरा फंडिंग है वो किसने करा था? गामा ने करा था। अच्छा, बीटा ने बाद में ये शेयर्स बेचे, इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई इंडिया में कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगा नहीं। दिस रिजल्ट्स इन कैपिटल गेन्स which बीटा इनकॉर्पोरेशन क्लेम्स हैज नॉट बीन टैक्सेबल इन इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ डीटीडब्ल्यू। अब सवाल आता है कि भाई क्या गार इन्वोक करा जाए। अब देखो क्या दे रखा है, दिस इज अरेंजमेंट which has been created with the main purpose of avoiding capital gains tax liability in India by routing investment through a favorable jurisdiction। Hence हम क्या करेंगे, गार को इन्वोक कर देंगे। देखो वही चीज दे रखी है इधर। तो ये आपने क्या करा है, आपने जो है बेसिकली किसी ऐसी लोकेशन से ट्रांजेक्शन करा है जिधर कोई कमर्शियल पर्पस नहीं था अदर देन ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट। इजी है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अरेंजमेंट शैल बी डीम टू लाइक कमर्शियल सब्सटेंस अगर 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 इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट अपॉन द बिजनेस रिस्क और नेट कैश फ्लोज ऑफ एनी पार्टी टू द अरेंजमेंट अपार्ट फ्रॉम एनी इफेक्ट एट्रीब्यूटेबल टू द टैक्स बेनिफिट। मतलब बेसिकली आप जो है ट्रांजेक्शन दिखा रहे हो किसी दूसरी पार्टी से, अच्छा उस दूसरी पार्टी का कोई भी इंटेंशनल पर्पस नहीं है, उस दूसरी पार्टी का कोई भी कमर्शियल पर्पस नहीं है अदर देन ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट। तो किसी भी तरह से अगर किसी भी तरह से आपने किसी पार्टी को इंक्लूड कर दिया आपके अरेंजमेंट में, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट जो है उसके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा, उसका इन्वॉल्वमेंट कोई भी कमर्शियल सब्सटेंस रखता नहीं है, ठीक है, अदर देन ऑब्टेनिंग टैक्स बेनिफिट, तो क्या मान लिया जाएगा? तो ये मान लिया जाएगा कि भाई आपका जो ट्रांजेक्शन है इट लैक कमर्शियल सब्सटेंस। अब सुनो, ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी पूरी कि भाई कौन कौन से ट्रांजेक्शन ऐसे हैं विच डीम टू लैक कमर्शियल सब्सटेंस। अब देखो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई क्या हमें ये सारी चीजें याद करने की जरूरत है, ये सारे सेंटेंसेस याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। आपको एग्जाम में क्या टेस्ट करेगा, मैंने आपको जो एग्जाम्पल बताया ना, देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, फिर एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6। आपको एग्जाम में क्या करेगा, बेसिकली ये केस स्टडी डाल दे देगा कि भाई ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन हुए हैं, आपसे पूछेगा गार इन्वोक होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको बेसिकली बताना है, इंटरप्रिटेशन देना है, जैसे मैंने अपना इंटरप्रिटेशन दे रखा है ना इस तरह से आपको अपना इंटरप्रिटेशन 4-5 पॉइंट में देना है और आपको जो है नंबर मिल जाएंगे। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिकली सारे प्रोविजन रटने की जरूरत नहीं है, ये प्रोविजन रटने की जरूरत नहीं है, आपको तो बस पता होना चाहिए कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन इनपरमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट है और अपने सारे बेसिकली ट्रांजेक्शन क्या कर रही है, सारे ट्रांजेक्शन जो है एग्जाम्पल से देख लिए। तो बेसिकली गार में आपको जो मैंने ये 6 एग्जाम्पल्स कराए ना, ये 6 एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लेना है, याद भी करने की जरूरत नहीं है, समझ लेना, ताकि एग्जाम में आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई आप क्या कर रहे हो, टैक्स को अवॉइड कर रहे हो, ताकि आप क्या कर सको, गार को इन्वोक करके आ जाओ। अब एक और चीज समझना, कुछ क्लैरिफिकेशन दे रखे हैं गार के, वो अपन देखते हैं, सम क्लैरिफिकेशंस ऑन गार। तो अपन ने SAR पढ़ लिया था, सार पढ़ लिया था। अब अपना लॉ ये कहता है कि प्रोविजंस ऑफ गार एंड सार कैन को एग्जिस्ट एंड आर एप्लीकेबल एज इन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। तो गार और सार को एग्जिस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस। अब देखो क्या देखा है, इन केस ऑफ अवॉइडेंस इज सफिशिएंटली एड्रेस्ड बाय LOB इन द ट्रीटी, गार हम इन्वोक नहीं करेंगे। तो LOB क्या होता है, DTW एंटर कर रखा है आपने इंडिया और फॉर एग्जांपल मॉरिशियस में। अच्छा, DTW के अंदर टैक्स अवॉइडेंस को बेसिकली हमने क्या कर रखा है, सफिशिएंटली एड्रेस कर रखा है, ठीक है। तो LOB का फुल फॉर्म है लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट। तो बेसिकली जो DTW है दो कंट्री के बीच में, उसमें ये बता रखा है कि भाई जो DTW का बेनिफिट है उसको लिमिट कर दिया गया है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन अगर आप फुलफिल करोगे तो ही आपको जो DTW का बेनिफिट मिलेगा। तो हमने ये कहा कि भाई अगर टैक्स अवॉइडेंस जो आपकी टीटी है, टीटी बोले तो DTW, उसमें सफिशिएंटली एड्रेस हो रखा है बाय LOB बोले तो लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट, तो हम गार को इन्वोक नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो अगर DT में साफ साफ बता रखा है कि भाई DTW का आपको बेनिफिट तभी दिया जाएगा अगर आप कुछ कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो, अगर आप ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करोगे तो हमको बेनिफिट नहीं देंगे, तो उस केस में गार को इन्वोक करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई अगर आपने कोई शेयर खरीदे हैं 1/4/2017 के पहले तो उस पर गार नहीं लगेगा। अब सवाल आता है कि भाई अगर उन शेयर पे मुझे कोई बोनस इशू मिल जाता है या फिर अगर वो शेयर्स क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, तो जो मेरे पास नए शेयर्स आए हैं क्या उस पर भी गार लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो शेयर्स ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय वे ऑफ स्प्लिट या फिर बोनस इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड प्रायर टू इतना इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर वुड आल्सो बी एलिजिबल फॉर ग्रैंडफादरिंग, मतलब आपको जो है गार के प्रोविजंस इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि भाई 1/4/2017 के पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है तो उस पर गार लगाने की जरूरत है, गार लगाने की जरूरत नहीं है, गार लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक चीज समझना कि आपके जो लीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लोन के अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके जो लीज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, लोन के अरेंजमेंट्स होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, देयरफॉर आपकी गार अवेलेबल, गार जो है इन्वोक हो जाएगा, ग्रैंडफादरिंग अवेलेबल नहीं है। तो देखो क्या देखा है, लीज के कॉन्ट्रैक्ट और लोन अरेंजमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, एनहेंस ग्रैंडफादरिंग अवेलेबल नहीं है, मतलब क्या मान लिया जाएगा, गार इस पे लगेगा।
अब एक और चीज समझना, गार के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, गार नॉट अप्लाई अगर अरेंजमेंट हैज हेल्ड परमिसिबल बाय द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। आपने पढ़ रखा है एआर, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग क्या होती है? अगर एआर ने जो है किसी अरेंजमेंट को परमिसिबल कर दिया है तो अपन गार नहीं लगाएंगे। अब वो क्या देखा है, गार विल नॉट इंटरप्ले विद द राइट ऑफ टैक्स पेयर टू सिलेक्ट और चूज द मेथड ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ ट्रांजैक्शन। सीधी सी बात है कि भाई कोई ट्रांजैक्शन किस तरह से करना है, कोई ट्रांजैक्शन किस तरह से करना है वो तो एसएससी पे डिपेंड करता है। अगर फिर सरकार को पता चला आप टोपी में ना रहे हो तो हम गार को बाद में इन्वोक कर सकते हैं। तो पहले एसएससी के पास क्या है, एसएससी के पास पूरी की पूरी छूट है कि वो किसी भी तरह से ट्रांजैक्शन को इंप्लीमेंट कर सकता है। अगर सरकार को लगा कि भाई आप टैक्स अवॉइड करना चाहते हो तो हम क्या कर देंगे, बाद में जाके गार को इन्वोक कर देंगे। तो गार आपसे ये नहीं कह सकता कि भाई आप कोई ट्रांजेक्शन इस तरह से नहीं कर सकते। गार आपसे ये नहीं कह सकता कि कोई ट्रांजेक्शन आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप अपना ट्रांजेक्शन, आप एसएससी हो, ठीक है, आप अपने मालिक हो, आप कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर सरकार को लग रहा है कि भाई आपने टैक्स अवॉइड करने के लिए करा है तो क्या करेगी, वो बाद में जो है बेसिकली गार को इन्वोक करके आपकी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन कर देगी। तो इट विल नॉट इंटरप्ले विद द राइट ऑफ टैक्स पेयर टू सिलेक्ट और चूज द मेथड ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ ट्रांजेक्शन। अच्छा, अगर किसी कोर्ट ने कह दिया है कि भाई आप ट्रांजेक्शन को कर सकते हो तो गार अप्लाई नहीं होगा। अगर कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली एंड एडिक्वेटली कंसिडर करें टैक्स इंप्लीकेशन व्हाइल सैंक्शनिंग एन अरेंजमेंट, गार आपका अप्लाई नहीं होगा, गार विल नॉट अप्लाई। इजी। अब वो क्या दे रखा है, गार शेल नॉट बी इन्वोक्ड merely on the ground that the entity is located in a tax efficient jurisdiction। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर कोई ट्रांजेक्शन आपने किसी पर्सन के साथ करा है जो कहाँ पर एस्टैब्लिश्ड है, जो कहाँ पर सिचुएटेड है, टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन में है या फिर टैक्स एफिशिएंट जुरिस्डिक्शन में जहाँ पर आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती, तो गार आप इन्वोक नहीं करोगे। भाई इसका मतलब ये नहीं है मैंने कोई ट्रांजेक्शन किसी ऐसे पर्सन के साथ कर रखा है जो कहाँ पर बैठा है, फॉर एग्जाम्पल सिप्रस में बैठा है, ठीक है, तो सिप्रस में कोई टैक्स नहीं लगता। मैंने कोई ऐसा अरेंजमेंट करा है किसी ऐसे पर्सन से जो दुबई में बैठा है, दुबई में अगेन कोई टैक्स नहीं लगता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं क्या करूँगा, हमेशा की हमेशा टैक्स अवॉइड करूंगा। तो भाई आप गार को इन्वोक नहीं कर सकते मेयरली ऑन द ग्राउंड दैट द एंटिटी इज लोकेटेड इन द टैक्स हेवन जुरिस्डिक्शन। हम पूरे आपकी जो है पूरी मॉडस ऑपरेंडी को चेक करेंगे और फिर हमें लग रहा है कि भाई आप एक्चुअल में टैक्स अवॉइड कर रहे हो, फिर हम गार को इन्वोक करेंगे। तो देखो क्या दे रखा है, अगर जुरिस्डिक्शन ऑफ एफपीआई इज फाइनलाइज्ड बेस्ड ऑन द नॉन टैक्स कमर्शियल कंसीडरेशंस एंड द मेन पर्पस इज नॉट टू ऑब्टेन टैक्स बेनिफिट। भाई आपके कमर्शियल कंसिडरेशंस थे एंड आपका पर्पस टैक्स बेनिफिट लेना नहीं था, आपका पर्पस टैक्स बेनिफिट लेना नहीं था, तो गार को इन्वोक नहीं करेंगे, गार इन्वोक नहीं होगा। तो वो क्या दे रखा है कि अगर जुरिस्डिक्शन ऑफ एफपीआई इज फाइनलाइज, भाई हमने एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, अच्छा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने ये देखा कि भाई दुबई में बिजनेस करा जाए या फिर यूएस में बिजनेस करा जाए, उसने सोचा दुबई में बिजनेस करते हैं। अच्छा, दुबई में जो उसने बिजनेस का प्लान करा, दुबई में जो उसने बिजनेस का डिसीजन लिया वो नॉन टैक्स कमर्शियल कंसिडरेशंस के बेसिस पे लिया, मतलब टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए नहीं लिया, अल्टीमेटली टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए नहीं लिया, तो गार को इन्वोक नहीं करा जाएगा। इजी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, अगर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर अप्रूविंग पैनल ने हैज हेल्ड अरेंजमेंट टू बी परमिसिबल इन 1 ईयर, तो अगर किसी कमिश्नर ने किसी अरेंजमेंट को किसी एक साल में परमिसिबल कर रखा था, तो अगर फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस सेम है तो क्या अगले साल में गार इन्वोक करा जाएगा? क्या नहीं करा जाएगा। अगर सीआईटी ने चेक करके अरेंजमेंट को परमिसिबल करा है तो इसका मतलब ये है कि भाई उसने ये भी देखा होगा कि भाई आप टैक्स अवॉइड नहीं कर रहे हो। अब पढ़ लो, अगर सीआईटी या फिर अप्रूविंग पैनल हैज हेल्ड किसी भी अरेंजमेंट को टू बी परमिसिबल इन 1 ईयर एंड द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस रिमेन सेम, आपके जो फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस है वो रिमेन सेम है एज पर द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, गार इन्वोक नहीं किया जाएगा फॉर दैट अरेंजमेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर। तो बेसिकली अगर सीआईटी ने किसी ट्रांजेक्शन को कह दिया था कि भाई ये टैक्स अवॉइड नहीं कर रहा है, तो अगले साल में अगर वैसा का वैसा ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है तो अगले साल में आपको गार इन्वोक करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से एक और चीज देखना, अगर कोई फंड है, ठीक है, कोई फंड है वो क्या कर रहा है, टैक्स ट्रीटी बेनिफिट्स क्लेम कर रहा है 1 ईयर में, तो इंडिया ने किसी कंट्री के साथ, इंडिया ने फॉर एग्जाम्पल यूएसए के साथ डीटीडब्ल्यू कर रखा है। अच्छा, यूएसए का कोई फंड है जो इंडियन मार्केट में क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसने किसी पर्टिकुलर ईयर में डीटीडब्ल्यू के बेनिफिट्स ले लिए, अगले साल में बोलता है कि भाई मुझे डीटीडब्ल्यू के बेनिफिट्स नहीं चाहिए, मैं इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टैक्स पे करूंगा, तो क्या गार इन्वोक कर दिया जाएगा? नहीं, सीधी सी बात है, ये तो ऑप्शन दिया गया ना आपको, ये तो आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि भाई आप डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स विच इज बेनिफिशियल पे आप क्या कर सकते हो, टैक्स पे कर सकते हो। अब इन लोगों ने वही कह रखा है कि अगर एक फंड किसी पर्टिकुलर ईयर में क्या कर रहा है, डीटीडब्ल्यू के बेनिफिट्स ले रहा है एंड अगले साल अनदर ईयर में वो बोलता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे जो है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग गवर्न होना है, तो क्या मैं गार को इन्वोक कर दूंगा? तो अपन कहेंगे नहीं, अपन कहेंगे गार अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल देखना, फंड क्या करता है, एग्जाम्पल वुड बी द केस वेयर द फंड क्लेम्स डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट
इन रिस्पेक्ट ऑफ गेन्स फ्रॉम द डेरिवेटिव्स इन 1 ईयर। तो पहले साल तो उसने क्या करा, डी ट्रिपल का बेनिफिट लेते हुए गेन को क्या करा, गेन पे जो है डी ट्रिपल का बेनिफिट ले लिया। एंड इन अनदर ईयर, अगले साल सेट ऑफ कर लेता है लॉसेस फ्रॉम द डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस अगेंस्ट द गेन फ्रॉम द शेयर्स अंडर द एक्ट। तो पहले साल उसने क्या करा, डी ट्रिपल का बेनिफिट लेते हुए, पहले साल क्या करा उसने, डी ट्रिपल का बेनिफिट लेते हुए गेन्स को तो एग्जाम कर लिया। अगले साल उसको क्या हुआ, अगले साल उसको डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन से लॉस हुआ। तो उसने क्या बोला कि भाई ठीक है यार, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन का लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को मैं क्या करता हूँ, इस लॉस को जो है बेसिकली मेरी जो इंडिया में दूसरे शेयर से इनकम हो रही है उसे सेट ऑफ कर लेता हूँ। तो हम कहेंगे कि भाई गार इन्वोक नहीं होगा। इजी है। ऑल राइट गाइस, ये लास्ट वाला एग्जांपल समझ में आ गया ना, कि अगर कोई फंड क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर ईयर में डी ट्रिपल का बेनिफिट ले रहा है, पहले साल उसको गेन हुआ तो उसने क्या करा, पहले साल उसको गेन हुआ तो उसने डी ट्रिपल का बेनिफिट लेते हुए इसको एग्जाम मान लिया, मतलब टैक्स पे नहीं करा। अगले साल उसको लॉस हुआ तो उसने डी ट्रिपल का बेनिफिट नहीं लिया, क्योंकि डी ट्रिपल का बेनिफिट तो गेन के लिए बात करता है। तो उसने लॉस को क्या करा, जो भी लॉस है उसको अपनी अदर इनकम से सेट ऑफ कर लिया। आपने पढ़ रखा है ना कि भाई आप लॉस को अदर इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। तो अगर कोई फंड ऐसा कर रहा है तो हम गार इन्वोक नहीं करेंगे, वो टैक्स अवॉइड नहीं कर रहा बेचारा, वो बेचारा टैक्स अवॉइड नहीं कर रहा, वो तो बेसिकली प्रोविजंस का बेनिफिट उठा रहा है। अब देखो, अगर किसी भी असेसमेंट या रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग में, अगर किसी भी असेसमेंट या रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग में असेसिंग ऑफिसर को लगता है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है, असेसिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल एंड एविडेंस अवेलेबल को लगता है कि भाई उसको किसी भी अरेंजमेंट को क्या करना है, डिक्लेयर करना है एज इम्परमिसेबल अवॉइडेंस एग्रीमेंट, एंड गार्ड को इन्वोक करते हुए क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करनी है, तो क्या करेगा, असेसिंग ऑफिसर बेसिकली रेफरेंस देगा सीआईटी को। असेसिंग ऑफिसर बोलेगा सीआईटी को कि भाई देखो मैं किसी अरेंजमेंट को क्या करना चाहता हूँ, आईएए डिक्लेयर करना चाहता हूँ। इतनी कहानी समझ में आई। अब देखो, अब सीआईटी क्या करेगा, सीआईटी जो है नोटिस इशू करेगा टू द एसएससी टू सबमिट हिज ऑब्जेक्शन एंड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard विदिन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। सीआईटी एसएससी को बोलेगा कि देख मैं तेरे ट्रांजेक्शन को गार के थ्रू क्या करना चाहता हूँ, गार के थ्रू जो है इन्वोक करना चाहता हूँ। देखो कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है, तुझे कुछ ऑब्जेक्शन है, तेरे पास 60 दिन का समय, तो जो है हमें क्या कर बेसिकली, तो जो है हमें अपने ऑब्जेक्शन को दे दे। अच्छा, एसएससी ने क्या करा, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करी, तो सीधी सी बात है सीआईटी क्या करेगा, सीआईटी एओ को बोलेगा कि जाओ जाओ क्या करो, आपका जो ट्रांजेक्शन है उसको आईएए डिक्लेयर कर दो, और गार को इन्वोक करके क्या करो, टैक्स लायबिलिटी को असेस कर लो। तो एओ क्या करेगा, कंप्लीट करेगा असेसमेंट इन अकॉर्डेंस विद गार। इजी है। अच्छा, एससी ने क्या करा, एससी ने जो है ऑब्जेक्शन नहीं दिया था, एससी ने ऑब्जेक्शन दे दिया। अच्छा, जो ऑब्जेक्शन फाइल करा गया, जो ऑब्जेक्शन फाइल करा गया वो सीआईटी को लगा सही है, तो जो एसएससी है, एसएससी ने सीआईटी को बोला प्रभु मैंने कोई ट्रांजेक्शन, मैंने ये जो अरेंजमेंट है टैक्स अवॉइडेंस के लिए नहीं करा, ये जेन्युइन ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकते हो, ये रही सारी डिटेल्स। सीआईटी बोलता है अच्छी बात है, अच्छी बात है, मुझे मुझे तुझ पे विश्वास हो गया है। तो एसएससी ने ऑब्जेक्शन फाइल करा, एसएससी ने बेसिकली ऑब्जेक्शन फाइल करा, सीआईटी सेटिस्फाई हो गया कि भाई इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो सही है। तो सीआईटी ए को बोलेगा कि तू भाई तू टाइम पास मत कर, तू टाइम पास मत कर, तू अपना जो ऑर्डर है उसको बिना गार को इन्वोक करे क्या कर दे, पास कर दे। इजी है। तो सीआईटी कम्युनिकेट करेगा एओ को कि भाई देख एसएससी ने जो है मुझे क्या कर दिया है, अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है, मुझे लग रहा है सब कुछ सही है, तो बिना गार को इन्वोक कर दे, बिना गार को इन्वोक करके अपना असेसमेंट कंप्लीट कर दे। लेकिन अगर सीआईटी को लगता है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो क्या करेगा, वो बेसिकली अगेन वो एक रेफरेंस देगा किसको, अप्रूविंग पैनल को। ठीक है, वो अगेन क्या करेगा, एक अप्रूविंग पैनल को बोलेगा कि भाई देखो हम किसी पर्टिकुलर एसएससी का, हम किसी पर्टिकुलर एसएससी का कोई ट्रांजेक्शन गार के थ्रू इन्वोक करना चाहते हैं। एओ ने क्या करा था, वेरीफाई करा, सीआईटी ने वेरीफाई कर लिया, अब मैं चाहता हूँ कि आप एक और बार वेरीफाई करो। मतलब 3 स्टेज वेरिफिकेशन हो रहा है। पहले एओ को लगा क्या है हो रहा है, पहले एओ को लगा, पहले एओ को लगा कि भाई गार इन्वोक करना चाहिए, उसने सीआईटी को बोला, सीआईटी को भी लगा कि ठीक है गार इन्वोक करना चाहिए, तो क्या करेगा, अप्रूविंग पैनल को बोलेगा। तो अप्रूविंग पैनल को बोलेगा कि देखो हम दोनों ने मिला के ये डिसीजन लिया कि भाई गार इन्वोक होना चाहिए, एक बार आप भी चेक कर लो, एक बार आप भी प्लीज चेक कर लो। तो सीआईटी ने क्या करा, अप्रूविंग पैनल को रेफरेंस दे दिया कि भाई आप जो है क्या करो, इसको डिक्लेयर करो एज आईएए। अब देखो अप्रूविंग पैनल वापस क्या करेगा, अप्रूविंग पैनल जो है एसएससी और एओ को बोलेगा कि भाई आप अपनी अपनी क्या दो, अपनी अपनी जो है बेसिकली ऑब्जेक्शन हमें फाइल करो। अच्छा, अप्रूविंग पैनल सीआईटी को बोल सकता है कि भाई आप थोड़ी फर्दर इंक्वायरी करके आओ। अप्रूविंग पैनल बेसिकली सारे रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करेगा, एंड अप्रूविंग पैनल में रिक्वायर द एसएससी टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस। तो बेसिकली अप्रूविंग पैनल भी वापस चेक करेगा कि भाई क्या गार इन्वोक होना चाहिए क्या। अब देखो क्या दे रखा है, अप्रूविंग पैनल ने सब कुछ कर दिया, फिर अप्रूविंग पैनल क्या करेगा, अप्रूविंग पैनल डायरेक्शन इशू करेगा एओ को। अप्रूविंग पैनल बोलेगा एओ को फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अरेंजमेंट एज आईएए। अगर अप्रूविंग पैनल को लगता है कि भाई ये क्या है, गार इन्वोक होना चाहिए, तो बोल देगा किसको, बेसिकली एओ को बोल देगा कि भाई तू क्या कर, इसको जो है आईएए डिक्लेयर कर दे, स्पेसिफाइंग द प्रीवियस ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच इट इज टू बी डिक्लेयर्ड। अच्छा, और इसको एओ को डिसीजन कब तक देना है, एओ को डिसीजन देना है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द सीआईटी ने जो उसको रेफरेंस दिया था। तो बेसिकली सीआईटी ने जब उसको रेफरेंस दिया, उसके एंड ऑफ द मंथ से विद इन 6 मंथ में उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो है डायरेक्शन इशू करनी पड़ेगी एओ को। एओ को बताना पड़ेगा
कि भाई देख मैं चाहता हूँ तू क्या कर, इसको IAA डिक्लेयर कर दे। अच्छा, एओ AP ने अप्रूविंग पैनल ने एओ को क्या बोला कि भाई तू क्या कर, IAA क्या कर दे, IAA डिक्लेयर कर दे। तो एओ क्या करेगा, एओ जो है गार के प्रोविजंस को इन्वोक कर देगा। अब एक और चीज समझना, प्रायर अप्रूवल ऑफ CIT, प्रायर अप्रूवल ऑफ CIT रिक्वायर्ड फॉर पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर अगर टैक्स कंसिक्वेंस डिटरमिन्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ गार। तो एओ ने अपना ऑर्डर पास कर दिया और एओ बोलता है कि भाई इसको जो है 1 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ेगा, 1 करोड़ का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वापस वापस क्या करेगा, CIT को बोलेगा कि भाई आप चेक कर लो, अप्रूवल दे दो। तो बेसिकली एओ जो है वापस किसको बोलेगा, CIT को बोलेगा कि भाई देखो मैंने 1 लाख 1 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी निकाली है, आप इसको अप्रूव कर दो। तो CIT क्या करेगा, अप्रूव करेगा। उसके बाद जो है बेसिकली आपका असेसमेंट ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड। चन दी कुड़ी बदला दी बैन तेनों बिजली बिजली कैन। हाँ जी, अब देखो क्या दे रखा है, अप्रूविंग पैनल ने जो डायरेक्शन दी है, अप्रूविंग पैनल ने जो डायरेक्शन दी है तो वो किस पे बाइंडिंग होगी। सो डायरेक्शंस इशूड बाय द अप्रूविंग पैनल सब पे बाइंडिंग होगी, बाइंडिंग होगी SSC पे, CIT पे या सबऑर्डिनेट अथॉरिटी पे। कोई भी अपील अपील आप फाइल नहीं कर सकते, अपील फाइल नहीं कर सकते। क्यों नहीं फाइल कर सकते, क्योंकि हमने 3 बार वेरिफिकेशन कराए, एक बार एओ ने, एक बार CIT ने और फिर एक बार अप्रूविंग पैनल ने। तो अगर 3 बार क्या हो रहा है, फिल्टर होकर चीजें आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ गड़बड़ वड़बड़ नहीं होगी। आप कोई अपील अपील फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आप जो है डायरेक्ट क्या करो, हाई कोर्ट के पास रिट पिटीशन फाइल करो। आप CIT पे, ITET पे अपील फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप क्या करो, बेसिकली रिट पिटीशन फाइल करो। किधर 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 किधर, हाई कोर्ट पे जो है रिट पिटीशन फाइल करो। इजी है। अब देखो मैंने आपको चीज बताई थी कि भाई जो AP है उसको विद इन 6 मंथ के अंदर क्या करना पड़ता है, अपना ऑर्डर देना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग द पीरियड प्रोवाइडेड अंडर द एक्सप्लेनेशन। तो अपन ये पढ़ने जा रहे हैं कि भाई फॉलोइंग पीरियड शेल बी एक्सक्लूडेड इन कंप्लीटिंग द सेट पीरियड। मतलब 60 दिन को कैलकुलेट करते समय, 60 दिन को कैलकुलेट करते समय इस पीरियड को हटा देना, इस पीरियड को हटा देना। क्या दे रखा है, पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग स्टेट बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ने क्या करा था, इस प्रोसीडिंग में थोड़ा बहुत ऑर्डर वॉर्डर लगा दिया था, तो उस समय को क्या करेंगे अपन, 60 पीरियड के समय से एक्सक्लूड कर देंगे, मतलब इतना समय एक्सटेंड हो जाएगा। इसी तरह से इसी तरह से पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द फर्स्ट डायरेक्शन इशूड बाय द AP टू द PCC फॉर गेटिंग इंक्वायरीज। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि भाई जो AP है, हमने कहा था जो AP है वो CIT को बोल सकता है कि आप फर्दर इंक्वायरी करो। तो अगर सीधी सी बात है कि अगर AP CIT को बोल देता है कि आप फर्दर इंक्वायरी करो, तो सीधी सी बात है CIT क्या करेगा, CIT थोड़ा समय लेगा ना। किस बात का समय लेगा, CIT जो है फर्दर इंक्वायरी करने के लिए थोड़ा समय लेगा। तो जो भी वो समय ले रहा है उसको हम क्या करेंगे, 60 दिन के पीरियड से एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब इतना समय आपको जो है एक्स्ट्रा मिल जाएगा। किसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, AP को, अप्रूविंग पैनल को। तो देखो क्या देखा है, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द फर्स्ट डायरेक्शन इशूड बाय द AP टू कमिश्नर फॉर गेटिंग द इंक्वायरीज कंडक्टेड थ्रू द अथॉरिटी कंप्लेंट अंडर द अग्रीमेंट रेफर्ड टू इन सेक्शन 90 या 90A एंड एंडिंग द डेट ऑन विच द इन्फॉर्मेशन सो रिक्वेस्टेड इज लास्ट रिसीव्ड बाय द AP और 1 ईयर व्हिचएवर इज लेस। मतलब बेसिकली हम कह रहे हैं कि भाई आपको जो है समय एक्सटेंड कर दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम समय 1 साल का एक्सटेंड करा जाएगा। इजी है। तो पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द फर्स्ट डायरेक्शन इशूड बाय द AP टू कमिश्नर फॉर गेटिंग इंक्वायरीज कंडक्टेड थ्रू एन अथॉरिटी कंप्लेंट अंडर अग्रीमेंट रेफर्ड टू 1990A and ending on the date on which the information is last received by the AP or 1 year whichever is less। तो अगर AP ने क्या बोला है, AP ने कमिश्नर को बोला है कि भाई आप फर्दर इंक्वायरी करके लेके आओ, आप फर्दर इंक्वायरी करके लेके आओ, तो हम आपका जो है समय एक्सटेंड कर देंगे। तो देखो अभी अपन ने क्या देखा कि भाई जो अपना 6 महीने का समय है उसको निकालते समय आप क्या करोगे, इन 2 समय को एक्सक्लूड कर दोगे। कौन कौन से को, पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग इज स्टेट बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, या फिर पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच द अप्रूविंग पैनल ने क्या बोला, PCC को बोला कि भाई आप इंक्वायरी करके लेके आओ, आप क्या करके लेके आओ, इंक्वायरी करके लेके आओ, एंड एंडिंग द डेट ऑन विच द इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड। तो मुझे एक चीज बताओ, अपन ने इंडिया और केन्या वाला एग्जांपल देखा था। अच्छा, इंडिया का असेसमेंट खुला, इंडिया के असेसमेंट में पता चला एओ को कि क्या हो रहा है कि भाई इसने कोई फर्जी ट्रांजेक्शन कर रखा है जिसमें गार लगना चाहिए। तो बेसिकली जो अप्रूविंग पैनल है वो इंडियन अथॉरिटी को बोलता है कि भाई आप केन्या की अथॉरिटी से जो है इन्फॉर्मेशन मंगाओ, केन्या की अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मंगाओ और इंक्वायरी करो कि भाई एक्चुअल में IAA ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमने ये कहा कि भाई जिस दिन अप्रूविंग पैनल कमिश्नर को ये कहता है कि भाई आप इन्फॉर्मेशन मंगवाओ से लेके जिस दिन तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उतना समय आपका एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन हमने कहा कि भाई मैक्सिमम कैप लगा दी गई है, इधर 1 ईयर की कैप लगा दी गई है कि भाई 1 साल से ज़्यादा हम आपको समय नहीं देंगे। लॉजिकली समझ में आई कहानी आपको। तो 2 समय आपको लोग एक्सक्लूड करने हैं, पीरियड ड्यूरिंग विद द प्रोसीडिंग स्टेट बाय द कोर्ट, या फिर जिस दिन अप्रूविंग पैनल ने कमिश्नर को कहा कि भाई आप इन्फॉर्मेशन आप इंक्वायरी करके लेके आओ से लेके जिस दिन तक जो है बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, इंक्वायरी खत्म हो गई। और ये मैक्सिमम समय जो है 1 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे कि भाई इफ इमीडिएटली आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ द अबव टाइम पीरियड अवेलेबल टू द अप्रूविंग पैनल टू पास ऑर्डर इज लेस देन 60 days, सच रिमेनिंग पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 days एंड कंसिक्वेंटली 6 महीने भी एक्सटेंड हो जाएंगे। क्या मतलब है, एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो
जो अपना अप्रूविंग पैनल है उसको ऑर्डर पास करना था 1/1/2024 तक, 1/1/2024 तक उसको ऑर्डर पास करना था। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अपना अप्रूविंग पैनल है उसको जो है 1/1/2024 तक ऑर्डर पास करना था, तो इसको मैं जो है 2 डब्बे में डालता हूँ, उसको जो है अपना ऑर्डर इधर तक पास करना था। अच्छा, इस पर्टिकुलर डे पे कोर्ट ने क्या करा, इस पर्टिकुलर डे पे कोर्ट ने जो है बेसिकली स्टे लगा दिया, और ये स्टे विकेट कब हुआ, 20 दिन बाद विकेट हुआ 31/12/2024 को। तो मुझे एक चीज़ बताओ, उसको ऑर्डर पास करना था 1/1/2024 तक, 20 दिन कोर्ट ने क्या करा था, स्टे लगा दिया था। तो इसका मतलब ये है कि भाई अब उसको ऑर्डर कब तक पास करना होगा, 1/1/2024 से लेके 20 दिन अपन ऐड कर देंगे, बेसिकली 21/1/2024 को उसको ऑर्डर पास करना था। अब आपको समझ में आ रही है कहानी, उसको ऑर्डर पास करना था 1/1/2024 को, हमने क्या करा बेसिकली 20 दिन उसके अंदर ऐड कर दिए, हमने जो है बेसिकली 20 दिन उसके अंदर ऐड कर दिए। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अपना जो ऑर्डर था, कौन सा ऑर्डर, स्टे का ऑर्डर, जो कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट का स्टे ऑर्डर विकेट कब हुआ, 31/12/2024 को विकेट हुआ। तो मतलब जो अप्रूविंग पैनल है उसको ये पता चला कि भाई अब इस दिन पे बैठ के उसको ऑर्डर कब पास करना है, 21/1/2024 को ऑर्डर पास करना है। तो स्टे विकेट हुआ था इस दिन, एपी को ये पता चल गया कि भाई अब उसको ऑर्डर पास करना है 21/1/2024 तक। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 31/12/2024 से लेके 21/1/2024 के बीच में कितना दिन है, 21 दिन है। मतलब अप्रूविंग पैनल के पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिन है, किस चीज़ के लिए 21 दिन है, कि वो ऑर्डर पास करने के लिए 21 दिन है। तो सरकार ये कहती है कि भाई अगर आपका जो आपने समय एक्सक्लूड कर दिया, आपने क्या करा, समय एक्सक्लूड करके इधर ये वाला समय एक्सक्लूड करके ऐड कर दिया ना, समय एक्सक्लूड करने के बाद ऑर्डर पास करने के लिए, ऑर्डर पास करने के लिए आपके पास 60 दिन से कम का समय है, तो हम क्या करेंगे, इधर से आपको जो है 60 दिन दे देंगे, इधर से आपको जो है 60 दिन दे दिए जाएंगे। समझ में आ रही कहानी। तो 31/12/2024 को अप्रूविंग पैनल को पता चल गया कि भाई उसको ऑर्डर पास करना है 21/1/2024 को, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिन है। सरकार कहती है कि भाई अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास लेस देन 60 डेज है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको जो है बेसिकली 60 डेज तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई इधर से लेके जिस दिन आपको पता चला उधर से लेके 60 डेज एक्सटेंड कर दिए जाएंगे, मतलब अब आपको जो है ऑर्डर इधर तक पास करना पड़ेगा। अब जो मैंने नीचे लिखा हो तो आपको समझा दिया ना। तो आप क्या करोगे, 31/12/2024 में 60 दिन ऐड कर दोगे, क्या करोगे, 60 दिन ऐड कर दोगे। तो आपको पता है कि भाई इधर से लेके आपके पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिन है, सरकार ने कहा कि अगर 60 दिन से कम है तो हम क्या करते हैं, आपको 60 दिन दे देते हैं, इधर से जिस दिन आपको पता चल गया उधर से हम आपको 60 दिन दे देते हैं, आपका जो है ऑर्डर आपको इधर तक पास करना है। तो जो मैंने आपको बताया वही दे रखा है कि भाई इफ इमीडिएटली आफ्टर द एक्सक्लूजन ऑफ द अबव पीरियड, अपने पास सिर्फ और सिर्फ 21 दिन थे, तो सच रिमेनिंग पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज। ठीक है, मतलब जो ये रिमेनिंग पीरियड है इसको हम 60 दिन तक खींच देंगे। तो 21 प्लस 60, 21 प्लस सॉरी 21 प्लस में क्या करूंगा, ये 60 हो जाएगा, 21 में क्या करूंगा, 39 ऐड करूंगा, 39 ऐड करूंगा तो 60 हो जाएगा। तो ये जो रिमेनिंग पीरियड था इसको हम 60 दिन तक खींच देंगे, बोले तो इधर 39 डेज और ऐड कर देंगे, मतलब आपको इन टोटल आपको जो है 60 दिन दिए जाएंगे, क्या करने के लिए, ऑर्डर पास करने के लिए। ध्यान रखना इसमें गड़बड़ मत करके आ जाना, जिस दिन आपको पता चला उस दिन से आपको 60 दिन काउंट करने हैं, इस 21/1/2024 से 60 दिन ऐड मत कर देना। ठीक है, तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं देखो बार बार, रिमेनिंग पीरियड शेल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज, एक्सटेंड करा जाएगा। तो ये जो आपका रिमेनिंग पीरियड है ना, आपका जो रिमेनिंग पीरियड है उसको एक्सटेंड करा जाएगा 60 दिन तक। तो बेसिकली 31/12/2024 से आपको जो है 60 दिन मिल जाएंगे, अगर आपके पास 60 दिन से कम का समय है तो। एंड कंसिक्वेंटली द अबव अफोरसेड पीरियड ऑफ 6 मंथ्स शैल बी डीम्ड टू बी एक्सटेंड अकॉर्डिंगली। इसका मतलब ये है कि भाई आपको ऑर्डर ऑर्डर कब तक पास करना है, आपको ऑर्डर इस दिन तक पास करना है। अच्छा, असेसमेंट वाले चैप्टर में अपने बहुत सारी टाइम लिमिट्स देखी थी। ठीक है, असेसमेंट वाले चैप्टर से आपने बहुत सारी टाइम लिमिट्स देखी थी कि भाई आपको जो है 143 का ऑर्डर कब तक पास करना है, 147 का ऑर्डर कब तक पास करना है, राइट। अच्छा, आपको इंटीमेशन कब तक देनी है। तो अपन ने उधर बहुत सारे असेसमेंट ऑर्डर देखे थे, तो अपन ने उधर एक चीज़ समझी थी क्या, कि भाई जो अपना टाइम लिमिट है, जो अपना टाइम लिमिट है उसके अंदर अपन कौन सा समय एक्सक्लूड कर देंगे, जिस दिन एओ ने कमिश्नर को कहा कि भाई मुझे इसको आईए डिक्लेयर करना है, से लेके जिस दिन एओ को डायरेक्शन मिल गई कि भाई आप इसको कर दो आईए डिक्लेयर या फिर नहीं कर दो, इतना समय जो उधर टाइम लिमिट्स दे रखी है उसके अंदर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अब देखो क्या दे रखा है, पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑन विच रेफरेंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ अरेंजमेंट टू बी आईए इज रिसीव्ड बाय पीसीसी या फिर सी। तो जिस दिन उसको बेसिकली क्या मिला, एओ का रेफरेंस मिला से लेके एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑन विच द डायरेक्शन इज इशूड टू द एओ शैल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्लीटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर 153। और पीरियड ऑफ लिमिटेशन अपन अंडर 153 क्या होती है वो अपन ने देख ली थी, कौन से चैप्टर में, असेसमेंट वाले चैप्टर में देखी थी, जो कि बेसिकली मैं कल आपको रिवीजन डाल के दूंगा 147 का। ऑलराइट गाइस, तो अपन ने पीरियड ऑफ लिमिटेशन देख लिया था, पीरियड ऑफ लिमिटेशन देख लिया था कहाँ पर, 153 में। अच्छा, 153 में पीरियड ऑफ लिमिटेशन अपन ने देखा था, मैं आपको बताया था कि भाई अपन कुछ सर्टेन टाइम लिमिट को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। तो उसमें से एक ये रहा, भाई जिस दिन एओ ने क्या करा है बेसिकली पीसीसी या फिर सी को कहा कि भाई मुझे इसको आईए डिक्लेयर करना है, से लेके जिस दिन उसको डायरेक्शन मिल गई। ठीक है, तो डायग्राम में देख लो, ये रहा,
एओ ने क्या कहा, एओ ने जो है रेफरेंस दिया, से लेके उसको डायरेक्शन मिल गई, किस बात की डायरेक्शन मिल गई कि भाई इसको जो है आईए डिक्लेयर मत करो या फिर इसको आईए डिक्लेयर कर दो, उतना समय एक्सक्लूड कर दिया जाएगा 153 की टाइम लिमिट से। इजी। और 153 में कौन कौन सी टाइम लिमिट होती है मैंने आपको बता दिया था। 143 सबसेक्शन 3 में कौन सा ऑर्डर, कितनी टाइम में ऑर्डर पास होता है, 144 में कितने टाइम में ऑर्डर पास होता है, 147 में कितने टाइम में ऑर्डर पास होता है। एंड ऐसा करके अपने पूरा टेबल देखा था असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर में। तो अपना गार्ड पूरा खत्म हो गया, एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो देख लेते हैं अपन। देखो ये जो बोनस शिपिंग ट्रांजेक्शन है, ये जो बोनस शिपिंग ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर था, जो बोनस शिपिंग ट्रांजेक्शन है, जो ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर था, ट्रांसफर प्राइसिंग का जो लेक्चर था, उसमें मैंने जो है पूरा डेप्थ में समझाया था, तो इधर अपन नहीं कर रहे हैं वापस। ठीक है, तो अगर आपने जो है नहीं देख रखा तो आप ट्रांसफर प्राइसिंग जाके देख सकते हो। ट्रांसफर प्राइसिंग के जो लेक्चर है वो जाके देख सकते हो। उसमें जो है मैंने लास्ट क्लास में बोनस शिपिंग ट्रांजेक्शन पूरा लॉजिकली समझाया था कि भाई ये प्रोविजन आया क्यों। अब एक देखते हैं डिविडेंड या फिर इनकम शिपिंग। अब देखो वो क्या रहा है। रोहन को ये पता चला कि भाई 3 महीने बाद उसको जो है एक शेयर पे जो है 40 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है। रोहन के पास अभी कोई शेयर था नहीं। रोहन को क्या पता चला, रोहन को ये पता चला कि एक पर्टिकुलर शेयर है, उस पर उसको 40 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है। अच्छा ये जो डिविडेंड मिलेगा ये एग्जाम्प्ट है, डिविडेंड मिलेगा ना ये एग्जाम्प्ट है। इनकम टैक्स का कहता है कि जो डिविडेंड मिलेगा ये एग्जाम्प्ट है। तो क्या है डिविडेंड या फिर इनकम स्ट्रिपिंग। मुझे एक चीज़ पता चली, मुझे क्या चीज़ पता चली कि भाई मुझे एक शेयर पे 40 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है, तो मैंने क्या करा फटाक से जाके वो शेयर खरीद लिया। 100 रुपए का शेयर खरीदा, 100 रुपए का शेयर खरीदा, 3 महीने बाद जो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट थी उसके बेसिस में मुझे 40 रुपए का डिविडेंड मिल गया। ठीक है। अच्छा डिविडेंड मिलने के बाद कुछ महीने बाद उस जो मैंने शेयर खरीदा था उसकी वैल्यू कितनी है, 60 रुपए है। अच्छा मैंने आपको एक और चीज़ बताई कि जो डिविडेंड आपको मिला है ये क्या है, एग्जाम्प्ट है, मतलब इस पर आपने कोई टैक्स वैक्स पे नहीं करा है। अच्छा मैंने जब ये फ्यूचर में इस शेयर को बेचा तो मुझे 40 रुपए का नुकसान हुआ, तो लॉस कितने का हुआ, 40 का हुआ। 100 का खरीदा था, 60 का बेचा, 40 का नुकसान हुआ। इतनी कहानी समझ में आ गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप एक एसएससी हो, आपको एक्चुअल में कितना नुकसान हुआ है वो बताओ। आपको एक्चुअल में कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, क्योंकि 40 रुपए का आपको शेयर से नुकसान हुआ था, लेकिन 40 रुपए का आपको डिविडेंड भी मिल चुका था, 40 रुपए का आपको डिविडेंड भी मिल चुका था जो एग्जाम्प्ट है, जो क्या है बेसिकली एग्जाम्प्ट है, उस पर आपने टैक्स पे नहीं करा है। मतलब अल्टीमेटली आपका ना प्रॉफिट है ना लॉस है। लॉजिकल बात समझ में आ रही है। तो सरकार ने देखो क्या करा, सरकार ने इस चीज को देखा, सरकार ने क्या चीज को देखा कि भाई सरकार ने इस चीज को देखा कि भाई किसी पर्सन ने क्या करा है, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट से पहले कोई शेयर खरीदा, उसको डिविडेंड मिला, वो क्या है एग्जाम्प्ट है, और उसके बाद उसने उस शेयर को बेच दिया। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, आपको जो है 40 का लॉस हो गया, इस 40 के लॉस को आप क्या कर सकते हो, सेट ऑफ कर सकते हो ना। कैपिटल गेन वाले चैप्टर में आपने पढ़ रखा है कि जो आपको ये 40 का कैपिटल गेन का लॉस को इसको अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। तो देखो एसएससी क्या कर रहा था, एसएससी जो है इस 40 के लॉस को सेट ऑफ करा था, इस 40 के लॉस को क्या कर रहा था, सेट ऑफ करा था। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे अगर आप एक चीज देखोगे, एसएससी को एक्चुअल में कोई नुकसान हुआ है क्या, ऐसे में एक्चुअल में एसएससी को एक्चुअल में तो कोई नुकसान हुआ नहीं है। 40 का इधर लॉस हुआ था, लेकिन 40 रुपए का डिविडेंड का फायदा भी होगा था ना, जिस पर उसने टैक्स नहीं पे करा। तो एसएससी को अल्टीमेटली 0 रुपए का नुकसान था, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, 40 रुपए के लॉस को सेट ऑफ कर रहा था, मतलब उसको अल्टीमेटली फायदा हो रहा था। तो बेसिकली सरकार ने इस चीज को प्लग इन करने के लिए ये कहा, सरकार ने इस चीज को प्लग इन करने के लिए कहा कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप बेसिकली शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को खरीदते हो, सिक्योरिटीज यूनिट्स को खरीदते हो विद इन 3 मंथ्स प्रायर टू द रिकॉर्ड डेट, ठीक है, रिकॉर्ड डेट के विद इन 3 मंथ्स खरीदते हो, एंड आप क्या करते हो बेसिकली सिक्योरिटी को विद इन 3 मंथ्स बेच देते हो आफ्टर सच डेट। तो रिकॉर्ड डेट, जो रिकॉर्ड डेट थी उसके आपने पहले 3 महीने खरीदा, अच्छा रिकॉर्ड डेट के 3 महीने बाद आपने क्या करा, सिक्योरिटीज को बेच दिया, या फिर यूनिट को आपने बेचा विद इन 9 मंथ्स आफ्टर सच डेट, और आपको जो डिविडेंड या इनकम मिला है वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। तो जितना लॉस हुआ है ना आपको, उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड या फिर इनकम रिसीव। तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, क्या समझाया कि भाई आपने 100 रुपये का शेयर खरीदा, 40 रुपये का आपको डिविडेंड मिला जिस पर आपने टैक्स पे नहीं करा, आपने उसको बाद में जो है 60 का बेच दिया, तो आपको 40 का नुकसान हुआ। तो अगर आप एक एसएससी हो, आप क्या देख रहे हो कि भाई मुझे 40 का नुकसान तो हुआ है, लेकिन मुझे 40 का डिविडेंड मिल चुका है, 40 का क्या मिल चुका है, डिविडेंड मिल चुका है, मतलब अल्टीमेटली मेरा जो है पीएनएल नील, ना फायदा है ना नुकसान है। लेकिन एसएससी क्या कर रहा है, एसएससी 40 के लॉस को सेट ऑफ कर रहा था, किससे, अपनी अदर इनकम से। तो मतलब एसएससी को फायदा हो रहा था इस चीज से। क्या फायदा हो रहा था कि वो अल्टीमेटली एक एक्स्ट्रा लॉस बुक कर रहा था, बिना टैक्स पे करे एक एक्स्ट्रा लॉस बुक कर रहा था। तो सरकार ने इस चीज को प्लग इन करने के लिए कहा, सरकार ने ये कहा कि देखो, सरकार ने कहा एसएससी को, देख भाई तुझे एक्चुअल में तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है, एक्चुअल में कोई नुकसान हुआ ही नहीं, तो हम ये जो तेरा 40 का लॉस है ना इसको इग्नोर करेंगे, इसको तू सेट ऑफ नहीं कर सकता। सरकार ने कहा कि जो भी आपको लॉस हुआ है उसको हम इग्नोर करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स। और लॉस कितना इग्नोर करा जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड। तो देखो मुझे लॉस हुआ था 40 का, डिविडेंड मिला था 40 का, तो मैं क्या करूंगा, पूरे पूरे लॉस को इग्नोर कर दूंगा। लॉजिकली आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी कि भाई लोग कर क्या रहे थे, लोग बेसिकली इस प्रोविजन का फायदा उठा, लोग बेसिकली ये जो इनकम या फिर डिविडेंड जो एग्जाम थी उसका फायदा उठा के अननेसेसरी लॉस बुक कर रहे थे और अपना टैक्स कम कर रहे थे। सरकार ने इसको प्लग इन कर दिया। सरकार ने कहा कि भाई देखो, सरकार ने कहा एसएससी को, देख भाई एसएससी तुझे एक्चुअल में तो कुछ फायदा या नुकसान है ही नहीं, तुझे 40 रुपये का लॉस हुआ था और 40 रुपये का फायदा हुआ जिस पर तुमने टैक्स वैक्स पे नहीं करा है।
तो हम तुझे लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देंगे, लॉस सेट ऑफ करने नहीं देंगे। सरकार ने कहा जो लॉस आए वो अपन इग्नोर करेंगे, लेकिन कितना इग्नोर करा जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड या फिर इनकम ऑन सच सिक्योरिटीज। और मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो बोनस स्ट्रीमिंग ट्रांजेक्शन है ये अपने ट्रांसफर प्राइसिंग के लेक्चर में बहुत अच्छी तरह बहुत डेप्थ में लॉजिकली समझा था, आप उधर से जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, अपना कार पूरा खत्म हो गया। कार को है मैंने आपको पूरा कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, एंड अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करना। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब अपने अटेम्प्ट में बेसिकली नवंबर 24 अटेम्प्ट में सीए बने। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।